बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ख़वातीन और हज़रात। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। और येस, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने की जो डिटेल्स हैं स्क्रॉल की सूरत पे चलती रहेंगी। वीकेंड का ऑफिशियली आगाज़ वैसे तो जुमे की शाम से शुरू हो जाता है, बल्कि दोपहर से ही, जब से बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो जाएँ, आपका होम टाइम शुरू हो जाए, जो मर्द हज़रात हैं वो दफातर से जब आ रहे होते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाता है। लेकिन कल का वैसे ही एक्साइटिंग डे था, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच था। अच्छा, द अमेजिंग थिंग इज़ कि जिन लोगों को नहीं पता, अफगानिस्तान की जो टीम है वो अक्सर लोग उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं कि शायद वो इतनी अच्छी ना हो। लेकिन आपने कल के मैच को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इट वाज अ टफ कॉल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वन। एंड ये तीसरी मुसलसल जीत है। पहले इंडिया को हराया, भाई इंडिया को तो जो हराया वो तो दैट वाज टू गुड टू बी ट्रू। आई मीन इट वाज अनबिलीवेबल। और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, अच्छा न्यूजीलैंड को भी हराया तो वो तो स्टेडियम में पूरी दुनिया में जैसे जश्न मनाया जा रहा था। फिर जो कल का मैच वाज एक्चुअली बड़ा टफ। और जितने भी लोग थे वो परेशान थे जिन्होंने ईजी लिया हुआ था अगली टीम को। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ख़वातीनो ज़ात कि क्रिकेट के मामले के अंदर, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, हम लोग जज्बाती, अच्छी बात है जज्बाती होना चाहिए, लेकिन इतना ना जज्बाती हों कि बिल्कुल ही गेम को आप गेम ना समझें। हार भी होती है गेम में, जीत भी होती है। यस, हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। माशाल्लाह से जिस तरह से हमारी टीम परफॉर्मेंस, जिस परसिस्टेंसी के साथ, जिस कंसिस्टेंसी के साथ दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जीत ज़रूर इंशाल्लाह होगी। लेकिन जहाँ पे हार हो, वहाँ पे जीत हो, वहाँ पे हम लोगों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और बैकअप टीम को ज़रूर करें, लेकिन बहुत जज्बाती ना हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है हमें कंट्रोल करना चाहिए। बहरहाल जी, हम विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कोई म्यूज़िक नहीं, कोई पीछे से कोई बंदा थोड़ा सा म्यूज़िक ही चला दे पाकिस्तान टीम के लिए। अच्छा जी, इकबाल भाई भी इंजॉय किया कल का मैच, है ना? अच्छा जी, अब आज के शो के अंदर थोड़ा सा मेन्यू बताऊं शो का क्या होगा। ख़वातीनो ज़ात, हफ्ते के रोज़ आप सेगमेंट्स देखा करेंगे। सेगमेंट्स में मैंने वीडियो टीज़र दे दिया पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर। हमने बता दिया कि आज हमारे साथ कौन कौन गेस्ट्स होंगे। आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं फेसबुक पेज को पीटीवी होम के लाइक करके, और अपने नाम और कोई सवालात या कोई कमेंट देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में आपका नाम भी लिया जाएगा। कॉल करने का जी राब्ते का ज़रिया है 042 992 00628 हमारा नंबर है। अब हम बढ़ेंगे हमारे बहुत ही फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे खाने का इंतज़ाम होता है और ड्रिंक्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। शेफ़ रेहान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। एंड फाइनली वी गेट टू मीट। या इट्स नाइस मीट टू यू। सेम हियर। अच्छा जी सर, क्या बनाएंगे आज? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का सैंडविच। Okay. ब्राउन ब्रेड के अंदर बनाएंगे, थोड़ा सा हेल्दी साइड पे जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। और उसके बाद हम बनाएंगे क्यूकम्बर मिंट लेमनेड। ओह वाओ, खीरे का और पुदीने का लेमनेड। बिल्कुल, वो स्कंजबीन। ऐसे लोग जो ज़रा डाइट कॉन्शियस होते हैं और अच्छा, वो फिज़ी ड्रिंक्स नहीं पीना चाहते, या होता है बात खाने आप खाते हैं जिसके साथ आप चाहते हैं ड्रिंक होनी चाहिए, तो उसके साथ ये आई थिंक परफेक्ट जाएगी। बिल्कुल। और इसमें हम क्यूकम्बर मिंट और उसके साथ लेमन का इस्तेमाल करेंगे, पानी में बनाएंगे इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि हम इसको शक्कर से बनाएंगे, नॉट चीनी। अच्छा, चीनी नहीं, शक्कर डालेंगे। अच्छा जी, खीरे पुदीने की हम स्कंजबीन बनाएंगे, सादा अल्फाज में बता रहे हैं, और उसमें हम शुगर नहीं डालेंगे, चीनी नहीं, शक्कर डालेंगे। इसकी डिटेल्स फिर अभी हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर फरजीन के सेगमेंट के अंदर। इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होगी। हम जितनी भी चीज़ें किचन के सेगमेंट में बनाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर आपको बताया करेंगे, ताकि आपको ये बताएंगे कितनी हेल्दी हैं और साथ बनाना इनको कितना आसान है। तो फिर आप बनाना शुरू करें। बेस्ट बात यह कि आज हमारे पास मेल एग्जीक्यूटिव शेफ मौजूद हैं। सो आज हम देखेंगे। सेम हियर। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, हमारी वीकेंड एट होम की टीम का जो हिस्सा है वो उनको वेलकम करेंगे आज। फिर अब देखें, अब ये दिल को दिल से राह होती है, मैं कुछ इसमें नहीं कह सकती। मुझे ये पसंद बहुत है, इनको मैं भी मेरे ख्याल में पसंद हूँ। सादिया अरशद हमारे साथ मौजूद है और हमारे कलर्स जो हैं कपड़ों के फिर मैच करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। सादिया, कल का मैच इतना अमेजिंग। अब क्या प्रेडिक्शन, सबसे पहले तो छोड़े ना बाकी चीजें, प्रेडिक्शन क्या है T20? इसलिए तो मैंने बोला है कि फर्स्ट क्लास। क्योंकि मुझे लगता है कि हम फर्स्ट क्लास तरीके से इंशाल्लाह दुआओं के साथ, और वो कहते हैं ना, सब खैरोफियत के साथ हम आगे की तरफ ऐसे ही जाएंगे। मगर ये बात याद रखिए कि हमें हर मुकाबला आगे ज़रा कुछ टफ मिलेगा, टफ मुकाबला मिलेगा। क्योंकि जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान को बड़े इजी टारगेट, मैं तो इजी टारगेट था वो हमारे लिए,
اور اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی بھی ملے گی, اچھا, لیکن کچھ میچز ہمیں بہت ایزی بھی ملیں گے. یہاں پہ کیونکہ ایک میں جو ہماری پاکستانی ٹیم ہے, میں یہاں پہ کہوں گی کانفیڈنس از گڈ, اوور کانفیڈنس از ناٹ گڈ. ویری گڈ, بالکل. اور ایز اے NLP ٹرینر میں ہمیشہ جو میں جب سیشن بھی کرتی ہوں, کلائنٹ کے ساتھ بھی کرتی ہوں, تو میں اس میں ایک بات, یہ ڈفرینس ہوتا ہے, بڑی بارڈر لائن ہوتی ہے یہ, اور اس کو اگر جو سمجھ جائے تو وہ کامیاب ہے. بالکل صحیح. وہ میں ہوں, وہ آپ ہوں, کوئی بھی ہو, تو جہاں پہ بھی ہم کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کے درمیان ہلکا سا ایک شیک کر جاتے ہیں نا, وہاں پہ ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور کل کے میچ میں کہیں پہ یہ تھوڑی سی چیز نظر بھی آتی تھی. ٹھیک ہے, بالکل. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ افغانستان کے ساتھ تو مجھے لگ رہا تھا ایک بڑا فرینڈلی ماحول بھی تھا, سب کچھ, اور لیکن پھر بھی وننگ پوزیشن پہ جانا بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, جیتنا بھی ضروری ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا لیکن ہم اسپرٹس ہائی رکھیں انشاءاللہ. اچھا جی, آصف علی جو امیزنگ پرفارمنس دے دی نا, کلیپ ہو جائے. ہماری ٹیم بھی جو ہے بھائی کیا چھکوں پہ چھکے, شیف ریحان نے بھی دیکھا بھائی کیا امیزنگ پرفارمنس تھی. اچھا جی, بات چیت چلتی رہے گی, آپ کے نام بھی شامل کیے جائیں گے. سعدیہ, آنے والے ہفتے کے حوالے سے ذرا ہاروسکوپس کی طرف بڑھیں ہم. بالکل جی, بسم اللہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح ہم ایریز سے پائسس کی طرف جائیں گے. تو آغاز ہم کریں گے ایریز والوں کے لیے, اور ہم کریں گے اس ہفتے سے لے کر اگلے ہفتے تک کی پریڈکشنز ہیں. اور یہ بات میں ہمیشہ آغاز میں ضرور کہتی ہوں کہ اس کو آپ لوگ اپنے لیے ایک احتیاطی تدابیر کی طرح استعمال کیا کریں. باقی جو اللہ میرا کرتا ہے بے شک وہ ہم سب کے لیے بہترین ہوتا ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے ہے پریکاشنری میئرز, اس کو سمجھا کریں. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں ایریز آپ لوگوں سے. سو آپ لوگوں کے لیے 2 تاریخ کے بعد, 2 کے بعد کچھ معاملات چینج ہوں گے, بیکاز مرکری ایک پلانٹ ہوتا ہے جس کی ٹرانزٹ ہوگی اور یہ لبرا میں جائے گا. سو وہاں پہ آپ لوگوں کی جو پرسنل ایموشنل لائف, جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, آپ لوگوں کے جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں, منگنی کرنی ہے, شادی کرنی, جس میں گڑبڑ چل رہی تھی, بہتری ایک دم سے آئے گی. اور اگر آپ شادی کی طرف جانا چاہتے ہیں, کوئی معاملات کی طرف جانا چاہتے ہیں, اٹس اے گڈ سائن, بہتری ہے, ضرور جائیے, چیزیں بہتر ہوں گی. پلس جو لوگ پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آلریڈی ہے, اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ کچھ بہتری آئے گی, چیزیں بہتر ہوں گی. سو اٹس اے گڈ سائن. سو اگر اس سے پہلے اگر کوئی پرابلمس چل رہے ہیں تو ٹھہر جائیے, رک جائیے, فوراً فیصلے مت کیجیے, جذباتی نہیں ہونا ہے. پھر آ جاتے ہیں ٹورس, ٹورینز آپ لوگوں کی طرف. ٹورس والوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جن کو کوئی صحت سے ریلیٹڈ پرابلمز آئی تھی, اور میں نے یہ میرا خیال ہے کہ لاسٹ ویک میں بھی بات کی تھی, آپ لوگوں کے لیے اچھے سائنز نظر آتے ہیں. کوئی بھی ہیلتھ ایشو, پرابلمز کچھ بھی چل رہا تھا, ایک تو وہ چیز. پھر جو لوگ جابس کی طرف فکر مند ہیں, اچھے سائن ملیں گے, بہتری آئے گی. ایک سے زیادہ جاب کی آپشنز بھی آ سکتی ہے, کیا چوز کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایک میرا سجیشن بھی یہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرسنل برتھ چارٹس, یعنی کہ آپ کی جب ڈیٹ, تاریخ, ذائچہ جو ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ کا پھر اپنا برتھ چارٹ ہوتا ہے, یہ ایک جنرل ریڈنگ ہے, تو اس کو جنرل ریڈنگ کی طرح لیں. لیکن آپشنز آئیں گی, بہتری ہے, اچھا ہے, پازیٹیو ہے. پھر یہاں پہ ایک اور چیز ٹورینس کو کہوں گی, اگر آپ لوگ کو ٹریول کرنا چاہتے ہیں, ٹریول سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے, باہر جانا چاہتا ہے, کچھ بھی ہے, یہاں پہ ابھی شروعات ہے. سو پینک نہیں ہونا ہے, نہیں ابھی کوئی بات بنتی ہے, ٹیک اٹ ایزی. نومبر, میں ابھی پہلے ہی بتانے لگی, نومبر مڈ کے بعد اچھے آثار بہتر, یعنی کہ بہتر آثار بنیں گے. پھر ہم آ جاتے ہیں جیمنائز, جن کو اکثر بڑا ڈوئل سائن کہا جاتا ہے, بڑا رولا ڈالا جاتا ہے ان کے بارے میں, بڑے یہ ہوتے ہیں جی, 2 گلے ہوتے ہیں آل دیٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جیمنائز کے بارے میں کلیئرٹی دے دوں, بیچارے ہر بات پہ پھنس جاتے ہیں. میں کس کو جانتی ہوں جیمنائی کو, میں بھی there are lots of Geminis in گھر میں بھی جانتی ہوں, لیکن ایک کوالٹی ہوتی ہے ان کی کہ they are very different from the rest of the family members. ابھی ہم بات کر رہے تھے بیٹھے ہوئے, اپنی پوری فیملی ممبر سے بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر آپ ان کو ووکل دیکھتے ہیں, بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اینی ہاؤ جی, جیمنائز آپ لوگوں کے لیے اس وقت میں کچھ ایسے معاملات بنیں گے جہاں پہ اگر آپ کوئی بھی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں یا پچھلے ہی کسی کام میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از فائن, کیجیے, ضرور کیجیے. مگر پیپر ورک, سائن, سگنیچر, اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی پرابلم آئے, کوئی چیز کا ایشو ہو, یا اگر آپ کوئی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہو, کوئی پیپر ورک ہے, کوئی لائر ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو لائر ہے, کچھ اس ٹائپ کی فیلڈ سے ہے, بی کیئرفل. یہاں پہ آپ کے جو اگینسٹ لوگ ہیں, آپ کے جو دشمن ہوتے ہیں, جو بھی اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں, آپ کے اوپوننٹس ہوتے ہیں,
حد سے زیادہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. ہڈن اینیمیز جس کو ہم کہتے ہیں, چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں وار کرنا, کسی بھی طریقے سے وار کریں گے, تنگ کریں گے, آپ تنگ ہو بھی جائیں گے, آپ کے دماغ کے ساتھ میس اپ کریں گے, گیمیں کھیلیں گے, اور یہاں پہ آپ تنگ ہو سکتے ہیں. سو یہاں پہ وہ کامیاب ہوگا جو جتنا مینٹلی اسٹرانگ ہوگا. سو آئی بلیو کہ یہاں پہ آپ مینٹلی اسٹرانگ رہیں. یہ آپ کی سکسیس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. مگر یہ کیونکہ آپ کے لیے پورا اکتوبر بھی ایسا تھا جو لاسٹ منتھ گزرا ہے, اور ابھی اس منتھ کے بھی کچھ ابھی آگے دن ایسے رہ سکتے ہیں, لیکن 2 نومبر کے بعد اس چیز کا زور ٹوٹ جائے گا. صحیح. اچھا جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں کینسیرینز. آپ لوگوں کے لیے گڈ ٹائم سٹارٹ ہوا ہے, بڑی مشکل کے بعد سٹارٹ ہوا ہے, بڑے برے پھنسے ہوئے تھے, بڑی چیزوں میں الجھے ہوئے تھے, پھنسے ہوئے تھے. اسٹل میں کہوں گی تھوڑا سا کیئرفل رہیے, نومبر پورا ہی ان کے لیے اب آگے آسانی لے کر آئے گا. لیکن بیسکلی جو اکتوبر کا منتھ تھا نا, بڑے لوگوں کے لیے بڑا ایک عجیب سا تھا, کیوس والا ٹائم کہہ لو, ایک عجیب سا ٹائم کہہ لو. خیر اینی وے, کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے بھی الحمدللہ آسانی ہے. گھر یا گھر والوں سے ریلیٹڈ ایشوز, چھوٹی چھوٹی کچ کچ بگ یہ سارے سلسلے بہت چل رہے تھے. اور اسپیشلی جن لوگوں کی کوئی مدر سائڈ گھر میں کوئی بڑا تھا, ایلڈری جو لوگ ہوتے ہیں, پیرنٹس ہو, کچھ بھی ہو, ایک عجیب سا نا الجھن آئی ہوئی تھی گھر والوں کے حوالے سے بھی. کسی کے گھر میں پرابلم, کسی کا کچھ, لیکن گھر سے ریلیٹڈ سارے ایشوز تھے. چیزیں سارٹ آؤٹ ہونے کی طرف ابھی پھر سے کہوں گی یہ آغاز ہوتا ہے, یہ آغاز کا ٹائم ہے. بائی دا ٹائم چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. اور پلیز, ویسے تو کینسیرینز بڑے سافٹ ہوتے ہیں, بڑے پولائٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر سے کہوں گی یہاں پہ ہاتھ ہولہ رکھنا, ٹھیک ہے. لڑائی جھگڑے ہونے کے پھر سے چانسز بنیں گے, کیونکہ یہ وہ وقت ہے ان کو کوئی چھیڑے صحیح اور یہ چھیڑ جائیں گے. اس وقت بڑے ایموشنل ہوئے ہوں گے. سو ابھی اس ایموشنل والی ٹائم سے نکلتے ہوئے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. بی کیئرفل. باقی اگر کام کرنا چاہتے جو بھی چیز ہے اس میں بھی خیال رکھیں, ایموشنل نہیں ہونا. ویری سمپل, ابھی ایموشنل ہونے کا ٹائم نہیں ہے, دماغ سے چلنے کا ٹائم ہے. ایموشنل نہ ہو, جذباتی ہونا ٹھیک ہوتا ہے, مگر غیر ضروری جذباتی ہونا ٹھیک نہیں ہے, اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. ویسے بھی ہر انسان کے لیے ٹپ ہے کہ ایموشنل زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ٹھیک ہوتا ہے ایموشنل ہو کے, انسان محبت بھی کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, لیکن رولا کہیں زیادہ ہو جائے گا. اوکے. اس کے بعد آتے ہیں جی لیوز آپ لوگوں کی طرف. لیوز سچ ونڈرفل ٹائم, اور آپ لوگوں کے لیے ابھی بہت سی چیزوں میں ایک نیا رجحان آئے گا, اسپیشلی فار دوز جو کہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہے ڈومیسٹک یعنی کہ ملک کے اندر ہی ہو, یا آپ فارن ٹریول کرنا چاہیں, اور جن کی ٹرانسفرز ایکسپیکٹڈ ہیں, جو بھی اپنی جابز میں ہوتے ہیں, وہ چاہے کوئی گورنمنٹ جاب ہو یا کوئی بھی آپ کی جاب کا سلسلہ چل رہا ہو. اچھا, کوئی نئی چیز کو خریدنا چاہیں لیکن لگژریز کی طرف جائیں گے, اب وہ چاہے کوئی چھوٹا سیل فون ہو, کوئی گاڑی کا چینج ہو, کچھ بھی ہو, اپنی پرسنالٹی کی طرف بہت زیادہ, وہ ایک ہوتا ہے نا ٹشن وشن والی جو سچویشن ہوتی ہے نا, یہ اس وقت اس میں بہت زیادہ گئے ہوں گے, اور اپنے اندر بڑے بھرپور, بس میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. جد و جہد ضرور کریں یہاں پہ, اور تھوڑا سا خیال کریں کیونکہ ایکسپینڈیچرز ان کے حد سے زیادہ ہوں گے. سو بجٹنگ تھوڑی سی کرنی اس وقت ان کے لیے, یہ میرا ایک سجیشن ہے کہ بجٹنگ میں رہ کے تھوڑا سا کریں, کیونکہ پیسے حد سے زیادہ نکل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, اب اس کے بعد ہم آئیں گے ورگوز کی طرف. ٹھیک ہے, ورگوز فائنلی جان چھٹے گی ان کی, کیونکہ مرکری نکل کے ان کے جا رہا ہے دوسرے گھر میں. اب یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ کہتے ہیں نا پیسے جمع ہوتے ہیں. اچھا, اوکے, کیونکہ ان کے پیسے بے تحاشا نکلے ہیں, بہت نکلے ہوں گے پچھلے کچھ عرصے میں. ایکسپینڈیچرز اور پرسنل ایموشنل لائف میں یہ کافی زیادہ, یہ بہت ایموشنل رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں. اور ان کی اگر کوئی میرڈ ہے یا کسی بھی ریلیشن شپ میں ہے, کسی بھی طرح سے ہے, تو ڈسٹربنس والا ٹائم تھا نا. فائنلی یہ کہتے ہیں نا پزل نہیں ہوتے زندگی میں بنے ہوئے ہوتے ہیں, کون کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ اب ڈاٹس اکٹھے کر کے تو فائنلی عقل سے کام. بالکل صحیح. وہ عقل کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہوئی ہوئی تھی. ناؤ فائنلی دے ول ریئلائز کہ اچھا کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کیا کرنا چاہیے, ایک اس ایموشنل اس سیٹ بیک سے نکل کے. کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو کہ ماضی کو یاد کراتا ہے اور پھر انسان کو کہتا ہے اچھا بھائی بندے دا پتر بن گیا, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. سو دس از اے گڈ ٹائم, دے ول اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. سو یہ تو ہم ورگوز تک آ گئے. اچھا, اور میں خواتین حضرات اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی, پھر باقی ہاروسکوپ کی طرف بڑھتے ہیں, کہ زندگی میں یہ جو سعدیہ بتا رہی ہیں ہر ہاروسکوپ کے حوالے سے انڈیویجولی, لیکن جو ٹپ ٹو سکسیس ہے کہ ایموشنل زیادہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں, پریکٹیکل ہونا چاہیے, ہوش اور جوش
दोनों चीज़ों का बैलेंस ले के ज़िंदगी के हर मामले को, और सब्र और तहम्मुल से काम करें। और ये ज़बान है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सोच समझ के बोलो, तो ये सोच समझ के आप बोलें तो ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा, मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मसले वैसे ही मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको ज़रूर आप बच्चों को भी बताना चाहिए, और आज हम आगे सेगमेंट के अंदर इसको डिस्कस भी करेंगे कि बच्चों की शख्सियत को हम कैसे बना सकते हैं और निखार सकते हैं। जी अच्छा जी, अब हम चलते हैं लिब्रास की तरफ। लिब्रास, आप लोगों के लिए फाइनली एक बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, और खास तौर पे 2 नवंबर के बाद, जब मरकरी भी आ जाएगा। 2 नवंबर क्योंकि मरकरी की ट्रांजिट, जो कि प्लैनेट देखो आसमानी सितारे चलते हैं, रोटेट कर रहे हैं इस वक्त, सब रोटेट कर रहे हैं। एक वो वक्त है जिस वक्त आप पैदा हुई थी या मैं पैदा हुई थी, उस वक्त भी रोटेशन। इस वक्त में जो बच्चा पैदा होगा उस वक्त उसका जायचा बर्थ चार्ट बन बिल्कुल जाता है। ठीक। सो रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स हर वक्त ही चल रही होती है। सो 2 को मरकरी की ट्रांजिट है जो कि लिब्रा में चला जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स और सन है। सो अब लिब्रा वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए मामलात, नई चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो लोग फिर से कहूँगे, क्योंकि शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, जो लोग शादी करना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा इकबाल भाई शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है। एब्सोल्युटली इट इज। अब उसको कोई निभा जाता है, कोई रौले में डला रहता है, ये भी एक लंबी, ये हम ऑफर करेंगे डिस्कस। यस, और इंशाल्लाह बल्कि किसी दिन मैं अपने एनएलपी के किसी सेशन या एनएलपी के बारे में बताऊंगी कि फिर हम एक स्टेट ऑफ माइंड से कैसे दूसरे स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं और अपने आप को कैसे बेहतर करते हैं। एनी हाउ, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे, और उसको निभाना पड़ता है अच्छे तरीके ऐसा से। ही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे जिनके बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, यानी कि नई चीज़ों की डेवलपमेंट है, अब यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ज़बानी कलामी भी होता है, कोशिश करना है साइन सिग्नेचर चीज़ों को मजबूती से करें, क्योंकि ये अच्छा वक्त आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। अच्छा, फिर जो लोग खुदा ना खास्ता शादियों में या किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए हैं, बिल्कुल एज पॉइंट पे आए हुए हैं, खुदा न खास्ता नेगेटिव साइड पे गए हुए, बहुत सोच समझ के फैसला करें, क्योंकि ये वक्त जज्बाती करेगा और आप जज्बात में आके रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे मौके पे कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक करा करें, यानी कि दो लोगों की कंपैटिबिलिटीज चेक करना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस पे हमने लास्ट टाइम बात भी की। वो तड़ी से कह रही है, नहीं मैं की थी बात, मैं मानती हूँ, मैं आपको ना नहीं करूंगी कभी, आपको पता है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। ओके, स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये एक रफ पैच या रफ टाइम है, जिसमें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अखराजात है, या वो लोग ख़ास तौर पे जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या जो लोग बाहर सेटलमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, सोच समझ के फैसले करें। फ्रॉड हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, ऐसे लोगों से टकरा हो सकता है, या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि नेगेटिव या जिसको हम अक्सर कहते हैं टॉक्सिक लोग होते हैं। सो बी केयरफुल, सोच समझ के फैसले करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं उन लोगों को एड्रेस ज़रूर करूँगी जो कि अपने स्टडी वीज़ा के लिए बाहर जा रहे होते, स्टूडेंट्स होते हैं। यस, आप लोग ज़रूर ऐसी चीज़ की एफर्ट करें, ज़रूर देखें, लेकिन जिस किसी अगले बंदे से आप रब्ता कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से प्लैनेट्स 12th हाउस में है। 12th हाउस समटाइम्स हमें नुकसान देता है, या ऐसे जो कहते हैं छलावे होते हैं, अलूजनरी पीपल। यस, अलूजनरी पीपल उन लोगों को लेकर आता है। फिर वो लोग जिनको कहीं ना कहीं ऐसी कोई बीमारी रहती है या प्रॉब्लम रहती है, वो अचानक से ट्रिगर करती है, जो बड़े ऐसे से कहते सोई हुई होती है, पता ही नहीं चलता है। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा सा केयरफुल रहे। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप लोग जो रिलेशंस में हैं या आगे की तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे थे, जुर्रत ही नहीं कर पा रहे थे, गो अहेड, जुर्रत कीजिए, मगर अच्छे तरीके से कीजिए, पॉजिटिवली कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए भी इट्स अ गुड टाइम, इनफैक्ट हेल्दी टाइम आफ्टर सो लॉन्ग। यहाँ पे आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ बेहतर होगी, अच्छी होगी, एंड थिंग्स विल गेट गुड इंशाल्लाह। फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स, अ वेरी गुड टाइम एंड आफ्टर सो लॉन्ग। खास तौर पे जिन लोगों को बिजनेस की तरफ जाना है, काम चीज़ें बिल्कुल ठप हुई थी, पॉजिटिव नहीं जा रही थी, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। एक्वेरियंस की तरफ आते हैं। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए ऐसा वक्त है जो कि नए काम में जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जिनका कोई काम अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क, ट्रैवलिंग, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। 2021 में एक्वेरियंस ने बहुत सफ़र किया, सो उनके लिए अब आके नवंबर में फाइनली गुड स्टार्ट है। शुक्र है। पाइसिस पे आते हैं, जो हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है। आप लोगों के लिए इमोशनल लाइफ तो इस वक्त बड़ी एवरेज सी चल रही होगी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी नवंबर के एंड में जाके बेहतरी आएगी। अलबत्ता
काम में आप लोग जितना इनपुट देंगे उतना आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलता चला जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह हमने तफसीलन, भाई मैं टोकती नहीं हूँ सादिया को, ताकि तसलसल में लोग सुनना चाहते हैं ना, तो फिर बीच में टोकें तो अगर मैं भी एज अ व्यूअर हूँ तो मैं भी कहूँ कि ये भाई कॉम्पे। सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। लेकिन आपको हम ऐसे नहीं भेज रहे ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम के अंदर म्यूज़िक का, और ख़ासतौर पे वीकेंड पे म्यूज़िक में आप इंजॉय करने का दिल करता है, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सैटरडे के रोज़ और संडे के रोज़ दोनों दिन ज़रा म्यूज़िक और मौसीकी का एहतमाम करें। तो हमारे जो सिंगर आने वाले हैं, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। इनके वालिद साहब वारिस बेग साहब इज़ अ वेल नोन सिंगर, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, वैसे तो अमेरिका में मुकीम, स्टडीज़ वगैरह करके अभी पाकिस्तान आए हुए हैं और आज प्रोग्राम का हिस्सा भी होंगे। तो मेरे ख्याल में जल्दी से बुलाया इनको जाए, इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन हम अभी पहले गाना सुनेंगे। सो बहुत सारी तालियां आप घर में बजाएं, हम वेलकम करेंगे अम्मार बेग को। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह आपके नाम भी लिए जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले भाई वारिस बेग साहब के जो बेटे हैं, लेकिन इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अमार की बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, और डॉक्टर फरजीन जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और वो ब्रेक में सुन भी रही थी गाना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खुश? बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छा गाना गाया है ना, अमेजिंग वॉइस। एंड माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि अब्बा जी से उन्होंने सही सारी वॉइस वाला एक जेनेटिक्स जो है वो सही वाला जीन पूल लिया है। हाँ, एंड हाउ आर यू अमार? वेलकम। अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड जिधर भी मुझे भी देखा जा रहा है पीटी वीक में, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और आपका ये ट्रैक बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पे मैं ये ख़वातीनों के साथ बताऊं कि ये इनकी जो तरबियत है ना, इनकी वालदा, मैं आई अडोर हर। इनकी वालदा ने ऐसी तरबियत की, ये सारे बहन भाई जो है ना, दे आर अमेजिंग, डाउन टू अर्थ, और इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच। जब मैं तैयार हो रहा था यहाँ पे आने के लिए, तो मेरी मामा बहुत सलाम दे रही थी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। और मेरी दुआओं में हमेशा वो होती हैं, और उनकी दुआओं में मैं हूँ हमेशा, मुझे ये पता है। आपको साथ साथ हम जहमत भी देते रहेंगे। पानी वगैरह आप ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि आज का मौजू ही ये है ख़वातीन ज़ात के सर्दियों में पानी कितना पीना चाहिए। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर साहब। हम ये होता है अक्सर, आई एम श्योर अमार विल ऑल्सो अग्री, अमार आप अमेरिका में भी रहे, आप अभी इधर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, गर्मियों के अंदर तो हमें वैसे ही प्यास लगती है, क्योंकि आपको पसीने के ज़रिए एक्सरसाइज आप करते हो, किचन के अंदर ख़वातीन कुकिंग करें तो आप एग्जर्ट करते हो, तो पसीना लूज़ हो रहा होता है, पानी लूज़ हो रहा होता है, तो आप पानी पीते हो अपने इंटेक को करने के लिए। सर्दियों में प्यास नहीं लगती। सो ये बताइएगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान को डेली सर्दियों में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके, और वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है या जो भी टेक्निकल टर्म है, उससे आप एक्टिव भी रह सको। अच्छा, ऐसा है कि अमूमन ये होता है संदस दैट पीपल थिंक दैट गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है तो विंटर्स में नहीं हो सकती। ठीक है। सो देयर इज़ अ टर्म जिसको हम कहते हैं विंटर डिहाइड्रेशन। ओके। और वो इसलिए डेंजरस होती है क्योंकि समर्स में तो आपको पता लग जाता है और आपको प्यास की फीलिंग होती है, विंटर्स में आप कई बार उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते, स्पेशली बच्चों में और स्पेशली एल्डरली में। ठीक है, अब एल्डरली में डिहाइड्रेट होना स्ट्रोक और बहुत सारी फजूल किस्म की बीमारियां लेके आ सकता है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनटेक ऑफ वाटर, दैट डजंट चेंज। ठीक है, क्या सीजन के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी भी वही फंक्शन कर रही है। आप जो है बाथरूम वगैरह भी जा रहे हैं, उसमें भी निकल रहा है, और आपको जो पसीना आ रहा है वो आपके बहुत सारे लेयर्स ऑफ क्लोथ्स के नीचे आ रहा है। ठीक है ना, और आप ब्रीथ भी कर रहे हैं, जिसको हम इनसेंसिबल लॉस कहते हैं, वो आपकी थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, आपकी नाक के थ्रू भी हो रहा है। बिल्कुल। सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट के उसमें कम पीना या उसमें ज़्यादा पीना, दैट डजंट होल्ड ट्रू। ठीक है। अलबत्ता अगर आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप इतना ज़्यादा पानी पिएं, तो बजाय कि आपको हम कहते हैं कि आप 12 से 14 ग्लास
गर्मियों में पिएं तो आप कम से कम 8 से 10 ग्लास ज़रूर अपने रखें विंटर्स में. ठीक है. एंड मेक इट अ हैबिट. जैसे मैंने देखा समर्स में पीपल कीप वाटर बॉटल साथ रखते हैं, तो विंटर्स में भी रखें. अच्छा, साथ पानी जरूर रखें, लेकिन कम से कम 8 से 10 ग्लास होना चाहिए. और सिपिंग करते रहें. ये जो एक वक्त में बहुत सारा पानी ना कि सुंदर की बात याद आ गई, ओए यार आज तो पानी पीना है, एंड यू ड्रिंक अबाउट 4 ग्लासेस ऑफ वाटर, ये चीज नहीं होनी चाहिए. अच्छा, और मैंने ये देखा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अमार, आप भी पानी बहुत ज्यादा पी लेना तो जैसे अब ब्लोट पेट कर जाता है, आप एकदम से ना कुछ अजीब सी, आप जज्बाती हो कि बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे ना. इवन दोज गर्ल्स एंड लड़कियां और बच्चियां जो पानी स्किन अच्छे के लिए, ग्लोई स्किन के लिए इस्तेमाल करती हैं, विच इज़ वेरी गुड. क्योंकि मेरी खालाएं एंड माई मदर एज वेल, शी ड्रिंक्स वाटर, शौक से पीती हैं और उनकी स्किन माशाल्लाह इतनी अच्छी है. लेकिन अगर आप जबरन बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट भारी हो जाता है. वही ना, देखिए असूल किसी भी चीज का, हम बार बार ये बात करते हैं, मॉडरेशन है. ठीक है. यू नीड टू बी मॉडरेट. ठीक है. मतलब अगर आप पानी भी बहुत ज्यादा पिएंगे तो गलत है, कम पिएंगे तो गलत है, एक वक्त में बहुत ज्यादा पिएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्टमक एक अमाउंट को होल्ड कर सकता है ना. कोई लास्टिक इतना बड़ा तो नहीं कि फैल के वहां से वहां. बिल्कुल ऐसा ही है. सो व्हेन यू, जैसे आप रमजान के दिनों में सहरी के वक्त लोग 4-4 ग्लास पी लेते हैं और उसके बाद उनसे सजदा नहीं होता नमाज का, क्योंकि वो पानी गड़गड़ करता वापस आता है और गड़गड़ करता वापस जाता है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि पानी का एक आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी है. ठीक है. जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ ईटिंग, आर्ट ऑफ एवरीथिंग, आर्ट दैट ही इज just going to show us. उसके अलावा आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, that's very important because वो आपकी स्किन, आपके हर सेल को हाइड्रेट करने के लिए इम्पोर्टेंट. बिल्कुल से. अच्छा, आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कहा, बैठ के तो पानी पीना वैसे भी जो है उसका हुक्म दिया गया, सुन्नत भी है. थोड़ा सा उसका बताइएगा कि उसके पीछे क्या साइंटिफिक उसकी है. बिल्कुल. देखिए सबसे पहले तो ये है कि अभी मैं और हमारे बात कर रहे थे कि कह रहे थे कि मेरे अब्बू कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए. सो दैट्स राइट. एक तो इन्होंने तो खैर यू नो ही हैज टू यूज हिज वोकल कॉर्ड्स, तो ये तो इनके लिए तो वैसे ही नहीं थी और आपके लिए भी सही नहीं है. मेरा गला देखो ना करना शुरू हो गया. मैं अभी अच्छा इनको देख के हुआ, हालांकि वैसे नहीं हो रहा था. मैं असल में वो डुएट हम गाना ब्रेक में एमी, असल में आप मुझे देख के ना कंफ्यूज हो. हाँ मैं क्या करूँ, हाँ कंफ्यूज हो जाती बहुत ज़्यादा. बट सुंदर, आई थिंक हम रियलाइज नहीं करते कि पानी एक इतनी अच्छी नेमत है अल्लाह की. और मैं बहुत लैक करता था. मैंने एक दौर में सुबह उठा हूँ तो रात को सोते वक्त सोडा ही पी रहा हूँ. फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा सीधे हो जाओ. तो मैंने तब से अपनी लाइफ में पानी ऐड किया और यू जस्ट फील फ्रेश, अच्छा लगता है आपको. और पैसेज ऑफ टाइम पूरे दिन में एटलीस्ट 8 to 9 मिनिमम ग्लासेस इज कंपल्सरी. बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो वो बैठने का साइंटिफिक, और दूसरा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, पानी का सब्स्टिट्यूट कोई है? इफ़ यू डोंट लाइक ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर तो क्या स्कंजबीन पी जा सकती, क्या वो उसका मुतबादिल है? मुझे लगता है चाय कॉफ़ी तो खैर बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप पानी ना पिएं, कम पानी पिएं और क्या मैं चाय इतना. और मुझे एक तो फोन्स के ऊपर हम अपनी इतनी ऐप्स डालते हैं, एक वाटर ड्रिंकिंग ऐप भी है. ठीक है. अगर आप वो डाउनलोड कर लें या याद रखें, अपने साथ टेबल पे पानी रखें तो आपको याद रहेगा. आपने पानी की सिपिंग करनी है, 3 सांसों में पानी पीना है, एकदम से पानी को गल्प डाउन नहीं करना. खाने से पहले आपने पानी पीना है, जो पीना है अपने दरमियान, और बाद में एटलीस्ट 15-20 मिनट के बाद आप पानी वो भी सिप कीजिए. और अगर आप उसको गर्म या ल्यूक वार्म कोसा सिप करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. द स्किन ग्लो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, 70% तो हम पानी है भाई. बिल्कुल ऐसा ही तो है. उस 70% में यू नीड टू ऐड इन अ वेरी स्मार्ट वे. अभी आपने बात की कि जो आपने क्या कि बेड के बात की, और दूसरा वाला सवाल आपका स्कंजबीन और सारी चीजें. सो वाटर सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, बट यू कैन एक्चुअली मेक वाटर पैलेटेबल बाय, आगे सर्दियां आ रही हैं, आप सूप्स वगैरह बना सकते हैं, जो क्लियर सूप्स होते हैं वो बनाएं. आप हर्बल टीज बना सकते हैं. बिल्कुल सही. आप हर चाय और कॉफ़ी के जो आप लेते हैं उसके साथ आप 1 ग्लास पानी का पहले पी लें, सो दैट, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स हैं, ये आपके अंदर से पानी निकालेंगे. ठीक है. तो आप उस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा 1 ग्लास रखेंगे. इसके अलावा अभी यहाँ पे क्यूकम्बर ड्रिंक बन रही है, मिंट ड्रिंक्स मिल रही हैं. डिटॉक्सिफाइंग वाटर होता है जो जिसमें आप क्यूकम्बर डाल सकते हैं, उसके अंदर आप गाजर, उसके अंदर आप मिंट डाल सकते हैं. उससे क्या होता है? डिटॉक्सिफाइंग से क्या मुराद है? क्योंकि वो आपकी, देखें, डिटॉक्सिफाइंग वाटर आपकी बॉडी के सारे फासिद मादे निकाल देता है. आप उसको डाल के फ्रिज में रख दें, जग में पानी डालें, उसके अंदर आप खीरा डालें, मिंट डालें, लेमन डाल दें, जिंजर डाल दें, अदरक डाल दें, ये डाल के रख दें, और वो बड़ा फ्लेवर का, मजे का, बड़ा अच्छा वाटर होता है. फ्रूट जूसेस हैं यार, नॉट द डिब्बे वाला,
बट वो वाले फ्रूट जूसेस जो घर में फ्रेश निकाल के अच्छा ये जो आपने ड्रिंक बताई, पानी कितना होना चाहिए और क्या Let's साबित say we चीजें take about 4 glasses of water. 4 ग्लास ठीक है? पानी। 4 ग्लास पानी ले लिया और उसके अंदर आपने आधा खीरा डाला, थोड़ा सा ग्रेट करके आपने वो डाल लिया अदरक, अदरक हाँ, एग्जैक्टली, लहसुन नहीं, नहीं लहसुन नहीं ना, अदरक, हाँ, अदरक। मैं लहसुन तक भी पहुंच गई। और आपने थोड़ा सा मिंट डाल लिया, यानी कि पुदीने के पत्ते, ठीक है। और अगर आपके पास मौसमी या लेमन है और आप टॉलरेट कर सकते लेमन डालें, आपने स्कंजबीन का इतना अच्छा नाम लिया। वहाँ पे हम मार कहाँ खाते हैं पता है ना, एक तो हम उसको बहुत ठंडा पीते हैं, हाँ। और एक हम चीनी उसमें बेतहाशा कर देते हैं। चीनी जो है ना वो हर चीज को तबाह कर देती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। पीपल आर थिंकिंग, हेल्थ के जो बहुत बड़े गुरुज हैं ना, वो कहते हैं हम चीनी को उठा के ना केमिकल शॉप में डालने लगे, वी नॉट गोइंग टू हैव अ वाटर लाइक हनी लें, अगावे शुगर होती है वो लें, स्टीविया लें। ये ड्रिंक में आप शक्कर डाल रहे हैं फॉर तो एग्जांपल, ब्राउन शुगर इज ओके, ठीक है ना। सो ये चीजें आप करते रहते हो। और आगे तो सूप्स इतने, और हर्बल टीज दिए, जो फूलों की मोतिये की चाय होती है, फिर उसके बाद सिनेमन की चाय होती है, ये दालचीनी की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे जो समझ आई कि सर्दियों गर्मियों का कोई ताल्लुक नहीं है पानी पीने की मिकदार से। हमें गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ऑन एन एवरेज हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। छोटे छोटे सिप्स में ही सही, एकदम से जज्बाती होने की जरूरत नहीं, और बैठ के पानी पीना है, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा। अच्छा एक क्विकली आप इम्तिहान में कामयाब हुई, आपका वाइवा मंजूर हो। काश मैं ओ लेवल्स में भी इतने मार्क्स आते तो काश मैं एग्जामिनर होती। हाँ वैसे फिर तो ए स्टार्स आने थे, फिर तो मामला ही कुछ और होना था, कहाँ से कहाँ होता। मैं भी उधर बैठी होती आपके साथ फिर। आप अभी भी वहाँ पे भी बड़ी अच्छी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, ORS। बहुत सारे लोग जो हैं वो ORS खुद भी घर में बना रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। मेरी बेटी को, अनुषे को भी हाल ही में टाइफाइड हुआ था, क्योंकि वेदर चेंज की वजह से आपको पता है जरासीम बहुत सारे हैं, नज़ला ज़ुकाम भी होता है, लेकिन उसको टाइफाइड हुआ था। अब वो ORS नहीं उस तरह एक्सेप्ट कर रही थी, तो उसको फिर ड्रिप्स भी लगी हैं, आपको पता है 8 साल की बच्ची को ड्रिप्स लगे। तो क्या आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे भी थोड़े थोड़े से सिप्स ORS के पीने चाहिए? इसके क्या फायदा है और बनाने का क्या तरीका है? फॉर पीपल हु स्वेट अ लॉट, जिनको बहुत पसीना आता है, जिनको लेग में क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, या डायरिया हो उनको ज़्यादा, एक होता है IBS जिसमें डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो अगर हो तो उसमें ये है कि आप फिर ORS ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ORS नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों में ब्लड प्रेशर, जिनको हाइपरटेंशन है, उनका ब्लड प्रेशर ऊंचा हो सकता है। डायबिटिक लोगों को मीठे की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ओनली व्हेन यू हैव साइंस एंड सिम्टम्स आप लो, या आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज किया एंड यू स्वेटेड अ लॉट, मे बी हैव अ लिटिल बिट ऑफ ORS, लेकिन वो बहुत उसको थेरेपी ना करें। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है वो घर में वैसे भी ORS पी रहे होते हैं। That's not right. I don't understand the reason, इसलिए मैंने कहा मैं आपसे पूछ के क्लियर करूं। That's a very valid question. है ना, that's अच्छा जल्दी से शेफ रेहान से पूछेंगे, सब बताइएगा ड्रिंक किस तरह बनाई गई? जी, ड्रिंक में हमने लिया है क्यूकम्बर, उसके साथ हमने मिंट लिया है, और उसके साथ हमने शक्कर और नींबू का रस और थोड़ी सा नमक, काला नमक लिया मैंने। और उसको पहले हमने क्यूकम्बर को क्या किया, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी पानी होता है, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद हमने उसको स्ट्रेन कर लिया। छानने के बाद फिर हमने उसके अंदर बाकी चीज़ें, पानी और बाकी चीज़ें हमने उसमें मिक्स की हैं और उसको ब्लेंड कर लिया। ईजी, वेरी ईजी ड्रिंक एंड वेरी रिफ्रेशिंग। वेरी रिफ्रेशिंग। और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बता दें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्यूकम्बर है, आप देखें ना, यू आर गेटिंग ऑल द राइट टाइप ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मुफ्ते में, बजाय कि वो इतनी मोटी मोटी गोलियां हम शीशियों में से निकाल रहे हैं। दिस इज लाइक एन एनर्जी ड्रिंक। और अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इन चीजों, डू यू नो कि हम जो इतने सुबह सुबह चाय के कप उंडेलते हैं, उनकी बजाय हम एक एप्पल जूस पी लें या ये ड्रिंक पी लें, तो दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग अस अप। बिल्कुल। अच्छा क्विकली एक क्वेश्चन और, उठते साथ भी पानी पीने का कहा जाता है, इज इट गुड? उसकी क्या रीजनिंग है अगर क्विकली पूछा जाए? यू एक्चुअली वॉश अवे द एसिड जो आपका रात भर में जमा हो गया, बट दैट्स ओनली 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर, जिस तरह खवातीनों साथ चाइना में मैं गई थी जब मैं छोटी सी थी, अम्मा अब्बा के साथ, पानी पीना था, वो ठंडा पानी नहीं पीते। मैंने पानी मांगा, वो मेरी शक्ल देख रहे, मैं कहा शक्ल क्यों देख रहे हैं, पानी दो। कहते हैं व्हाई कोल्ड वाटर, हैव दिस वाटर। वो या कहवा पीते हैं या पानी। आप सोचें वो ठंडा पानी अम्मी ने कैसे किया, वो 2 कपियां ली ऐसे ऐसे करके ना, तो पानी करके पिलाया, तो वो, एंड देन दैट इज व्हाई आप देखें कि वो कैसे एक्टिव हैं। लुक एट द स्किन्स, दे नेवर एज, दे नेवर एज। बिल्कुल ऐसे। सो खवातीनों साथ पानी के बैलेंस के हवाले से जो है खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एज ऑलवेज क्रिस्प टू द पॉइंट, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड। और अब इस
خوشی میں آپ کو یہ انعام دیا جائے گا. دل سے دعائیں تو ہیں کہ عمار سے آپ کوئی بھی گانے کی فرمائش کر سکتی ہیں. یار یہ کتنا اچھا پریزنٹ ملا ہے مجھے, ہے نا, ہے نا. مگر اس میں تب سے میں پانی کی باتیں سن رہا ہوں, میرا کیا قصور ہے, مجھے جوس مل سکتا ہے. نہیں kidding نہیں کہہ رہا, صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے بھی ملنا چاہیے. No, it looks actually very refreshing. انہوں نے جو ingredients بتائے. آپ بتائیں کیا سنا رہے ہیں, میں پانی ڈرنک لے کے آتی ہوں. ڈرنک ڈالیے گا والد کا کوئی گانا سن. اوکے, اپنے میں والد کا بعد میں سناتا ہوں. میں نے ایک ٹریبیوٹ بنایا ہے سندس, وہ اپنے جو ہمارے ملک کے خان صاحب لوگ, مہدی حسن خان صاحب, غلام علی خان صاحب. گریٹ آئیڈیا. اٹ از, کیونکہ آئی فیل لائک ہماری جو نئی جنریشن ہے, جو میوزک, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ایکچوئل میوزک ہے وہ ان لوگوں نے بنایا ہے. بالکل صحیح. اور میں نے ان سے آئی تھنک سننا بھی ایک ریاض ہے. بالکل میں نے صحیح. ان لوگوں کو سنا ہے, ان لوگوں کو سے سیکھا ہے. تو اٹس جسٹ اے اسمال ٹریبیوٹ فرام مائی سیلف ٹو دیم. بالکل صحیح. تو عمار آپ گانا شروع کریں, اور پرفارمنس اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیے میں ڈرنک لائی ہوں, آپ کو بریک میں دی جائے گی. آپ کی وجہ سے مجھے ڈرنک مل گئی. تھینک یو. پلیز جی اسٹارٹ کیجیے گا عمار. اوکے, تھینک یو. تھینک یو. جی جی مائک آن ہے جی. سونیے جے تیرے نال دگا میں کماں, تیرا بکرے میں مر جاواں, دنیا تو ڈر کے جے تینوں چھڈ جاواں, تیرا بکرے میں مر جاواں. یہ حسین بخش گلو خان صاحب تھے, مائی فیوریٹ, مہدی حسن خان صاحب. تو ملا ہے آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری, موت کا زور چلتا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری, موت کا زور چلتا نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں بالی پہ میری, موت کا زور چلتا نہیں ہے. موت مجھ کو گوارا ہے لیکن کیا کروں دم نکلتا نہیں ہے. And last but not the least, my favorite. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے, مگر پھر آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا.
Weekend at home, weekend at home, weekend at home, weekend at home. जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम एंड आप लोगों के यस नाम भी शामिल किए जाएंगे, मेरे पास आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। ख़वातीन हज़रात, जैसा प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे डिस्कस भी किया, एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर घर में डिस्कस हुआ जाता है। मेरी अपनी 8 साल की बेटी है अनुषे, और मुझे अब ऐसी फ़िक्र होना शुरू होती है कि जी इसने कल को क्या बनना है। वक्त चेंज हो चुका है। जब हम छोटे थे तो 2-3 प्रोफेशंस थे, या तो डॉक्टर बनते थे आप, या इंजीनियर बन गए, या कुछ और 1-2 और प्रोफेशंस। लेकिन जैसे जैसे वक्त तब्दील हुआ है, जैसे जैसे दौर तब्दील हुआ है, बहुत सारी ऐसी नई फील्ड्स आ गई हैं जिसमें बच्चों ने एक्सप्लोर किया और अपना नाम बनाया। हम आज ये जानने की अपने एक्सपर्ट से कोशिश करेंगे कि बच्चों की ट्रेनिंग कैसी की जाए, माँ बाप का क्या फ़र्ज़ है, और उसके बाद फिर टीचर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है बच्चों की शख्सियत को बनाने में, निखारने में, और किस तरीके से तमाम ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स की हम बात करें, टीचर्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, ये तमाम स्टेक होल्डर्स हैं बच्चों को की पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। ये अपने कैसे फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, और फिर बच्चों की करियर काउंसलिंग कैसे की जा सकती है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारी जो पहली मेहमान है, इनकी अगर बात करें, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बच्चे की तरबियत का जिक्र आता है तो माँ को वो क्रेडिट दिया जाता है कि भाई ये माँ की अच्छी तरबियत है। लेकिन सही मानों में ये एक ऐसी माँ है जिन्होंने एक ऐसे आई डोंट हैव वर्ड्स लिटरली, क्योंकि जब हम आरफा करीम की बात करते हैं तो अल्फाज समझ नहीं आती क्या इस्तेमाल करें। बहुत छोटी उम्र में वो हमें छोड़ गई, और मुझे आज भी याद है, मैं आपके साथ शेयर बड़ी पर्सनल सी बात करूंगी। मैं प्राइवेट न्यूज़ चैनल का मॉर्निंग शो कर रही थी, और आज से 8-9 साल पहले, 9-10 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था आरफा का। एंड आई स्टिल रिमेंबर, आप यूट्यूब पे वो क्लिप भी देखिएगा, मैं अभी शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। आरफा वॉज अ वंडरफुल पर्सन। जिस तरीके से उसकी तरबियत की गई, उस बच्ची ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी सी उम्र के अंदर क्या कमाल आरफा ने कर दिखाया। और आरफा की अगर हम बात करें तो उसकी ट्रेनिंग में, उसकी तरबियत में, उसके घर वालों का और फिर उनकी वालदा का एक बड़ा अहम किरदार है। सो आज हमने जहमत दी और दावत दी अरफा करीम की वालदा को कि उनसे डिस्कस किया जाए और बच्चों की तरबियत एंड ट्रेनिंग के हवाले से बात की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं समीना अमजद करीम साहिबा, लाइफ ट्रेनर हैं, कोच हैं, और इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है जब मेरा इंट्रोडक्शन अरफा करीम की मदर के हवाले से किया जाता है। तो आई एम सो हैप्पी कि ये एक फ़ख्र, एक ऑनर मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला हमेशा इंशाल्लाह। और जो बात आप अभी कह रही थी कि बच्चों की सक्सेस में जो पेरेंट्स का हाथ होता है, डेफिनेटली अगर एज अ मदर आप मुझसे पूछें कि मैंने क्या किया, तो मैं ये कहूँगी कि उसके जो पहले 5-7 साल बच्चे के हैं उसको हमने इग्नोर नहीं किया, उसकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई किया कि उसका इंटरेस्ट टुवर्ड्स कंप्यूटर था और बड़ा टाइमली उसको उस लाइन पे प्रोफेशनली चढ़ा दिया। अच्छा, मैं इस पे मज़ीद आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। फिर अरफा की बात करें ना तो तफसील है, और मुझे आज भी याद है आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अरफा इतनी सी थी, आई रिमेंबर, अभी मैं क्लिप देखती हूँ अगर हम शेयर आपके साथ कर सके। शी वाज अ ब्यूटीफुल सिंगर एज वेल, शी संग अ सॉन्ग एज वेल। अच्छा जी, इनके साथ तशरीफ रखती हैं अगेन, आप ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साइमा नज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम संदेश, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं अमार बेग, और इनकी तरबियत भी बहुत अच्छी की गई, और माशाल्लाह से पेरेंट्स को, वारिस बेग साहब और उनकी बेगम को ये क्रेडिट जाता है कि एप्टीट्यूड देखते हुए बच्चे का पढ़ाई भी करवाई और साथ साथ सिंगिंग में भी इन्होंने अपना एक नाम बनाया। सो अमार, आपसे भी हम बातचीत एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड करेंगे डिस्कशन, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। मैम, अब आपने अरफा की जो बात की, 5-6 साल की उम्र, आपको एप्टीट्यूड पहली बार कब नजर आया कि उसका कंप्यूटर्स की तरफ रुझान है? I guess she was a student of class 2 in the end of 2 or maybe start of 3. तो उस वक्त उसको फैसिनेट करता था कि ये ओ लेवल्स ए लेवल्स में बड़ी बच्चियों के लिए उस वक्त नया एक कंप्यूटर लैब बनी स्कूल्स में। ठीक है। तो वो शी विजिटेड दैट एरिया, उसको हमेशा ये क्यूरियोसिटी होती थी। बेसिकली शी हैड अ क्वेश्चन मार्क इन हर माइंड, ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस लिए है, ठीक है, इसकी क्या रीज़न है।
तो उसको था कि पता नहीं ये बाजियाँ बड़ी क्या टाइप करती हैं, नीचे स्क्रीन पे एक मैजिक बॉक्स है वो लिखा आ जाता है, तो ये कैसे, हाउ इट वर्क्स। उसमें उसकी जब क्यूरियोसिटी आई तो उसने कहा कि जी बाबा मुझे कंप्यूटर लेके दें। अच्छा, हाँ, ये कौन से ईयर की बात है? 2003 की। 2003, ठीक है। तो उन्होंने कंप्यूटर लेके दिया। उस वक्त हमारे कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे कि हम कंप्यूटर अफोर्ड करते, लेकिन हमने बहुत सारी ज़रूरतों को साइड पे किया, नज़रअंदाज किया। ये देखें, आपको ज़िंदगी में चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं। माँ बाप फिर ऐसे ही नहीं है। बच्चों की जो ट्रेनिंग और बच्चों की जो ख्वाहिश है वो हमारी, मेरी और मेरे हस्बैंड की हमेशा से, आज की नहीं बात, हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि हम अच्छा ना पहने कोई बात नहीं, बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो जब बर्फ़ा की ये चीज़ क्यूरियोसिटी सामने आई तो फिर उसमें कोई और वजह ही नहीं थी कि हम उसको कंप्यूटर ना लेके देते। ठीक है। बड़ी मुश्किलों से अरेंज किया, फिर उसने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे उसको सीखा, एक्सप्लोर किया, खुद ही सीखा शुरू में। ठीक है। फिर उसके बाद उसको जब वो लेके गए, उन्होंने कहा अच्छा अगर इसका इंटरेस्ट है, अगर ये इसमें कुछ करना चाहती है तो चलो अभी हमें एज अ पेरेंट्स इसके लिए, इसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमें सोचना चाहिए। फिर वो उसको कंप्यूटर, एक वहाँ पे हमारे करीबी एप्टाक के नाम से एक कंप्यूटर लैब थी, वहाँ वो ले गए। वो हंसने लगे देख के अरफा को। शी वाज इतनी छोटी सी थी, 5-6 साल तो छोटी सी उम्र होती है। उस वक्त वो हंसने लगे। उन्होंने कहा किरण साहब ये जो यहाँ पे आप इसे ले आए, यहाँ बड़े बच्चों को हम कोर्सेज करवाते हैं, अभी छोटे बच्चों का कोई सीन नहीं है, इसको आप बाद में लाइएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको टेस्ट करें, चेक करें, टाइम दें, अगर ये कुछ ना कर पाई तो कोई बात नहीं, मैं फीस देने को तैयार हूँ, मैं वापस बिठा लूँगा घर में, कोई ऐसी बात नहीं। फिर खैर उन्होंने बड़ा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन वो कायल हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनके सर का नाम था सर सुहेल। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में आपको फीडबैक देता हूँ। फिर उन्होंने फीडबैक दी, उसमें उन्होंने कहा कि जी शी इज़ अ वंडर गर्ल, और मेरे जहन में इसके लिए एक सर्टिफिकेशन है, अगर ये कर ले, अभी तक किसी ने दुनिया में नहीं की। तो दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने के लिए जो पहली उसने MCST.net जो किया, वो उसका फर्स्ट एग्ज़ाम उसने क्लियर किया। वो सर की मेहनत, और सर ने उस वक्त कहा था कि ऑलमोस्ट इसको 1 साल लग जाएगा लेकिन ये कर लेगी। अच्छा। बट वो ही हिमसेल्फ वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट कि उसने शी डिड इट इन जस्ट विद इन 4 मंथ्स। और ये 5-6 साल की बच्ची की ख़वातीन हज़रात हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। हम में से कितनों को स्पेलिंग्स नहीं आएगी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड की, शायद तलफ़ुज़ भी ना सही आए प्रोनाउंस करने का। ये हम 5-6 साल की बच्ची की बात करें। ये हम बहुत खूबसूरत तस्वीर अरफा की देख रहे हैं इको स्टार की LED स्क्रीन के ऊपर, एंड व्हाट अ प्योर स्माइल, एक फरिश्ता, एक नन्हा फरिश्ता ये मैम के साथ। और मैम कैसा लगता है एज अ मदर, आपके नाम को एसोसिएट किया जाता है कि अरफा की मदर हैं, एक माँ के क्या जज्बात होते हैं कि एक औलाद को एक ऐसी सक्सेस मिल जाए कि पूरी दुनिया में वो उनका भी और फिर उस मुल्क का कि जिसमें वो पैदा हुई और जिसने अपॉर्चुनिटीज़ दी उसका नाम रोशन करे। हाउ डज़ इट फील? देखें, माँ बाप का सर बड़े फ़ख्र से बुलंद होता है अगर उनके बच्चे सिर्फ एक अच्छे बच्चे ही हों, कुछ भी ना करें, उनके लिए लोग तारीफ़ करते हैं। लेकिन अरफा जैसी बच्चियाँ, मैं कहूँगी कि ये एक अल्लाह ताला का इनाम था। शायद उसको हमारी कोई नेकी पसंद आई, कोई अदा पसंद आई कि उसकी वजह से, उसके सिले में उसने हमें अरफा के माँ बाप बनने का एक रिवॉर्ड दिया। वो हमारे पास एक अल्लाह का गिफ्ट थी, उसको हमने एंजॉय किया। वो एक टैलेंटेड गर्ल थी जिसमें उसकी इनबिल्ट बहुत सारी इस तरह की उसकी क्वालिटीज़ थी कि बीइंग पेरेंट्स हम कह सकते हैं कि हमने उसको सिर्फ निखारा, फ्लोरिश करने का मौका दिया, उसकी ट्रेनिंग की, उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी। वहाँ पे उसने, जब आप पिच दे दें एक अच्छे खिलाड़ी को, तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो उसको ज़रूरी है ना कि आप उसको ग्राउंड दें। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात साइमा जी इन्होंने की। अब हम ये बात जिस तरह अरफा की कितनी सी उम्र के अंदर, अच्छा बच्चे 5-6 साल की उम्र के अंदर होते हैं ना, कहते हैं हमने एस्ट्रोनॉट बनना है, हमने फ़लाँ चीज़ बननी है, फ़लाँ चीज़ बननी है, तो माँ बाप इतना सीरियस नहीं लेते। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, जितने भी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कि माँ बाप की कितनी ज़िम्मेदारी है और किस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन सुंदस, बट बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक चंद अल्फाज कहना चाहूँगी अरफा के हवाले से कि जैसे समीना जी ने कहा कि शी इज़ अ वंडर गर्ल, शी वाज अ वंडर गर्ल, तो मुझे लगता है कि शी वाज नॉट जस्ट अ वंडर गर्ल, बल्कि वो पूरी कौम और हमारी नेशन के लिए एक फ़ख्र, एक प्राइड है। एंड नॉट जस्ट दैट,
اب اگر وہ اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود نہیں بھی ہیں تو وہ ایک امید کی کرن ہے آئندہ آنے والے تمام بچوں کے لیے. بالکل مشعل کہ راہ انہوں نے ایک ایسے مشعل راہ ہیں کہ انہوں نے وہ ٹریک ہم بچوں کو دکھا دیا ہے کہ if she can do it there can be other people who can take the same route and inshallah reach somewhere. So inshallah مجھے امید ہے کہ وہ بہترین مقام پر ہوں گی. Coming back to your question کہ ماں باپ کا کیا رول ہونا چاہیے ایک 5 سے 6 سال کے بچے کے کریئر یا اس کو کیا فیلڈ اڈاپٹ کرنی چاہیے لائف میں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درس گاہ ہے بچے کے لیے, تو ہمیں 5-6 سال تک کا بھی انتظار کرنا نہیں پڑتا. وہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا بچے کی, سوچنے کی صلاحیت, بات کرنے کی صلاحیت, چلنے پھرنے باگنے دوڑنے, اپنی ضروریات بتانے کی صلاحیت, وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اسکول جانے سے بھی پہلے سے. تو پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک جو پہلا ہمارا ایک روٹین ایک کنونشنل طریقہ ہے کہ کتاب پکڑو, پینسل پکڑو, کاپی پکڑو اور بس لکھنا شروع کر دو جو نظر آ رہا ہے. تو آئی تھنک اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بچوں کو ایسے مواقع دینے چاہیے جہاں وہ ایکسپلور کر سکیں, ان کی کیوریوسٹی کو انکریج کرنا چاہیے. بالکل ایز اے مدر اور پیرنٹس میں دونوں کی بات کر رہی ہوں, ہم تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کتنے سوال کرتا ہے یہ بچہ. تو اینڈ اٹس اے ویری بگ چیلنج آف کورس بیکاز وی آر آل ویری بزی, بٹ اس چیز کو آپ کو انکریج کرنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ سوال کر رہا ہے تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہے. ان کے سوالوں کے ان کو جواب دیں بیکاز یہی وہ وقت ہے جب وہ جان پائیں گے کہ کتنی ساری اپرچونیٹیز ان کے بالکل لیے موجود ہیں. وی کین ٹاک مور آن اٹ. بٹ جس طرح میم نے کہا کہ میم پہلے 5-6 سال ہی ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ پہلے 5-6 سال جو میں نے کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ بچے کی کوگنیشن اس وقت ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور اس کوگنیشن میں دا انوائرمنٹ یو پرووائڈ دا چائلڈ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یور ایٹیٹیوڈ, یور بیہیویئر, یور باڈی لینگویج, یور کمیونیکیشن اسکلز, دیز آل آر امپورٹنٹ. یہ انگریڈینٹس ہیں ٹو بیکم اے سکسیزفل چائلڈ. اس کو آپ جب یہ ساری چیزیں دیں گے تو کوئی اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی حرج ہی نہیں ہے کہ وہ سکسیزفل نہ ہو. اس کے لیے ہم جو اگنور کر دیتے ہیں دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف لائف. اب یہی میں سوال دیکھیں میں کرنے لگی تھی کہ ہم تو 5-6 سال کی ہمارے بچوں کو اگنور کرتے ہیں نا. وہ پھر رہا ہوتا ہے بیچارہ, رول رہا ہوتا ہے, کھلونے پکڑا دیے, آج کل تو آئی پیڈز پکڑا دیے, فونز پکڑا دیے, لیپ ٹاپ کے آگے پتہ نہیں ہے بچہ دیکھ کیا رہا ہے, مانیٹر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہی سب سے امپورٹنٹ ایج ہے 5-6 سال. بچہ بلیو یو می کہ بچہ اپنی 100 لینگویجز آف اے چائلڈ اگر آپ پڑھیں کبھی تو بچہ اپنے ہر طریقے سے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسمیل کر سکتا ہے, ٹیسٹ کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. اس کے فولڈرز یہاں بن رہے ہوتے ہیں میموری کے, جس میں وہ ساری چیزیں رجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جو چیز آپ کریں گے آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ کچھ دیر کے بعد سیم آپ فون کر رہے ہوں گے وہ اسی طرح اٹھا کے ایسے کرے گا. ایسا ہی کرتا ہے. وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ کی چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ اس وقت ضروری ہے کہ جب آپ جو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے جیسا بچہ بنانا ہے نا آپ کہیں نا پہلے وہ کر کے دکھائیں. بینگ پیرنٹس یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ گھر میں کچھ بھی کر لیں, بچہ نہیں دیکھ رہا, اچھا خیر ہے ان کی کیا ہے, یہ فون پہ آپ گوسپ لگا رہے ہیں, آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ بچہ نہیں دیکھ رہا. بچہ سب سن رہا ہوتا ہے, آبزرونٹ ہوتا ہے, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ وہ فیلنگ رکھتا ہے. وہ اپنا پورا کنوے نہیں کر سکتا, یہ اور بات ہے, لیکن یہ مت سمجھیں کہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی سراؤنڈنگ میں ہو کیا رہا ہے. ایگزیکٹلی سندس, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دس کہ آلسو ہمیں بچوں کو وہ ماحول پرووائڈ کرنا ہے. ہمیں ان کو نیچر سے کلوز رکھنا ہے کہ ہم صرف بکس اور کتابوں سے ان کی لرننگ مت سمجھیں, ان کو مٹیریل بھی پرووائڈ کریں. اگر وہ باغ میں جا کے کھیلنا چاہتا ہے, اسی کے تھرو نیچر کو آبزرو کرنا چاہتا ہے, آسمان, بادل, ستارے, گیلیکسی پوری آپ سمجھا سکتے ہیں, تو انکنونشنل طریقے بتانے پڑیں گے. مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا تھا and the first time I taught him fractions. It's a mathematical concept. میں کچن میں اورنج جوس بنا رہی تھی. بالکل صحیح. So orange juice بناتے ہوئے I told him کہ دیکھو ایسے کٹ کریں گے, it's a half, it's a whole, it's 4 equal parts and quarters. So this is what I'm saying. Let them explore. Let them be a part of your daily life. Because ہوتا کیا ہے کہ صرف کتابوں سے پڑھ لینا اور اس کو ریپروڈیوس کرنا آپ کی پرسنالٹی نہیں بنا رہا. بالکل. بلکہ آپ کے اندر وہ سارے سافٹ سکلز ہونے چاہیے. اور ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے, عام طور پہ بچہ بہت جینیس ہے, پڑھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, مگر اگر 2-4 مہمان گھر میں آ گئے ہیں تو اب بچے کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. وہ شائع ہو جائیں گے, وہ کمرے میں چلے جائیں گے, چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے مہمانوں کو. ایگزیکٹلی, ٹی وی میں بزی ہو جائیں گے یا گیجٹس میں. اب تو جیسے آپ نے بالکل کریکٹ فرمایا, بٹ اب ناؤ دا نیڈ از کہ ان کو سوشلائز کرنے کی اپرچونٹی دیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں گھر میں اگر آپ کے بزرگ ہیں ان کے ساتھ
इंटरेक्ट करने दें, वो जो नानी दादी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, वो तो मस्ट जितनी है। लर्निंग उससे हो सकती है, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मुझसे बात करते हुए उतना कंफर्टेबल नहीं होता जब मैं सुन रही होती हूँ कि वो अंदर बैठ के नानी माँ से क्या बातें कर रहे और वो ख़वातीनों से, तो मुझे उससे अपना अमार आपकी भी मैं बात राय लेना चाहूँगी। उससे हमारे बचपन में यही होता था, हमेशा से दादी से आना, दादो या नानों के पास जाना घर उनके, तो उनसे कहानियाँ सुनना, वो बड़ी सबक आमोज़ कहानियाँ होती हैं, उससे बड़ी चीज़ें और बड़े लेसन सीखने को मिलते हैं। मैं अपनी बेटी को अनुषा को रोज़ स्कूल से पिक करने जाती हूँ, मैंने ये मस्ट बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू पिक हर अप। और उसकी छुट्टी से मैं कोई आधा घंटा पहले, हाफ आवर पहले मैं खड़ी हुई होती हूँ। और वो जो टाइम होता है कि घर से स्कूल से घर तक का, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ हम ड्राइव कर रहे होते, हम सारी चीज़ें बात डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई सड़क पे कोई चीज़ें श्रापने का। क्योंकि ये मैंने भी वक्त के साथ साथ रियलाइज़ किया कि बच्चों को आप सवालात पूछ लेने दें। अगर वो पूछती कि मामा ये क्या चीज़ है, आज मैंने ये किया, आज ये, इससे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है। सो कम्युनिकेट करना और फ्रेंड्स बनना बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा, फिर बच्चा अपने दिल की बात आपसे नहीं कर सकता। अच्छा अमार, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, आपकी बचपन की यादें ज़रा शेयर करूँ। वालदैन ने आपका, वारिस बेग साहब की बात करें, आपकी वालदा की बात करें, किस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ था? सुंदर, मैं आई फील सो लकी, वेरी फॉर्चुनेट माशाल्लाह, कि बचपन से ही मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और मैं गाने गाता था। 2-3 साल की उम्र में, आई थिंक मेरी बर्थडे थी, तो पापा ने सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, एक्टर्स सारे आए थे, तो मैंने ज़िद कर दी कि मैंने गाना गाना है। बिल्कुल सही। तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा बच्चा है रोको इसको। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसे नहीं हुआ। मैंने जिस भी चीज़ में मेरा शौक़ था, लाइक आई एम इनटू म्यूज़िक, मुझे मम्मी डैडी ने प्रॉपर उसमें सपोर्ट किया। मेरा छोटा भाई है मारूफ, इज़ इनटू बिजनेस, तो वो उसने पापा का बिजनेस वाला ट्रेड ले लिया, मैंने म्यूज़िक वाला ले लिया। बिल्कुल सही। तो मेरी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी चलती है और आज तक जिस चीज़ में भी मैंने सीखने का मौका हासिल किया है या मेरा दिल चाहे कि मैंने एक दफ़ा कहा था पापा को मैंने अमेरिका से ग्रेजुएट करना है, मैंने वहाँ पढ़ना है, ओके नो प्रॉब्लम। तो आई हैव बीन वेरी लकी। और मेरे पापा कहते हैं जो चीज़ें मैं बचपन में लैक करता था या माय फादर वाज नॉट रियली सपोर्टिव उनके म्यूज़िक को लेके, तो वो कहते हैं सारे जो मेरे चाह हैं या जो मेरी विशेस थी वो मैं तुम्हारे ऊपर पूरी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की, बचपन में आपका आपके वालिदैन के साथ कितना कम्युनिकेशन था और किस तरीके से, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना खास तौर पे ज़्यादा माँ के करीब होते हैं, माँ के करीब होते हैं, लेकिन जो लड़कियों का एक बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन लड़के थोड़ा ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो वो थोड़े से ज़रा वो होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं और उनके ज़रा मूड स्विंग्स भी होते हैं। आपकी ग्रोइंग एज में कितनी कम्युनिकेशन थी, कितनी नहीं थी? मैं जब ग्रो हो रहा था, आई वाज मोर क्लोज टू माय मदर। ठीक है। क्योंकि मैं जब अमेरिका भी गया, वहाँ पे मैं खाना भी पकाता था, तो मम्मा के साथ पूछना, मम्मा ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। तो बट रिसेंटली जब से मैं वापस आया हूँ, कोरोना के टाइम पे पापा को भी कोई काम नहीं था, मैं वैसे ही पूरी दुनिया रुकी थी। सो मेरा और पापा का जो कनेक्शन है, इट गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ, एक हमारे कल्चर में होता है ना, पापा डर होना वाला चाहिए वैसे, वो और थोड़ा बहुत वो तो, है रिस्पेक्ट इज नंबर 1। बिल्कुल सही। बट वी ऑलवेज हैड दिस, ओके पापा आ गए, ठीक है। बचपन में जब आप वारिस बेग साहब आते थे तो जरा ऑफ कोर्स। और ये भी मामा का ही एक एट्रीब्यूट कहूँगा कि उन्होंने, माँ बच्चे के दिल में बाप का डर डालती होना है चाहिए, और उसका ये रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अभी कोरोना के टाइम में मैंने पापा के साथ कुछ प्रोडक्शंस की, कुछ गाने किए, हम इकट्ठे रियाज करते थे, तो वी जस्ट फेल्ट सो गुड। मैं इतना करीब पापा के मैंने फील किया, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे। तो आई फील वेरी लकी कि आई वाज एबल टू स्पेंड सो मच टाइम विद हिम, और इतना हमारा अच्छा बॉन्डिंग हो गई। और मुझे लगता है मैम कि इससे इमोशनल कथासिस होता है, और ख़ासतौर पे जो ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं। अच्छा, एक सवाल ज़रूर मैं आप दोनों से करना चाहूँगी, बेटों को डील करने का तरीका और बेटियों को मुख्तलिफ होता है या होना चाहिए, या सेम पैटर्न पे दोनों की तरबियत करनी चाहिए? देखिए, जो शुरू की ट्रेनिंग है वो बेटा हो या बेटी हो, वो एक ही जैसी है। बिल्कुल सही। आपने एनवायरनमेंट अच्छा देना है, आपने सॉफ्ट स्किल जो हैं ज़रूरी हैं कि आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, आप उनको पॉजिटिव बच्चा बनाएं। आप वो जब सब कुछ करेंगे तो डेफिनेटली एक बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। वो गुड एंड बैड की चीज़ बाद में आती है। जैसे आप ड्राइविंग की बात कर रही थी, तो जब मुझे याद है कि मैं ड्राइव करती थी तो अरफा मेरे साथ होती थी, मैं बच्चों को
पिक एंड ड्रॉप हमेशा मैंने दिया। और ये मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ। पिक एंड ड्रॉप अपने बच्चों को प्लीज खुद करें, ये बहुत जरूरी है। ड्राइवर्स और मेड्स तो चली जाती हैं, इसमें कोई कमाल नहीं है कि आपने ड्राइवर को भेज दिया, मेड्स को भेज दिया। असल तो कमाल ये है कि आप माँ हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। तो जन्नत होने का मतलब ये कि आपने अपनी ज़ात की नफी करके, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे करके बच्चों की इमोशनल नीड्स को पूरा करना मैं है। सॉरी ऐड करना चाहूँगा कि मैं जब छोटा था, मेरे पापा उस वक्त पीक पे थे। कभी उनका मुल्तान में, कभी एबटाबाद शो होता था, तो शोज़ में आपको पता रात हो जाती है, एंड वो स्टे नहीं करते थे। वो कहते थे मैं घर जाऊँ। 7 बजे 8 बजे वो घर आते थे, नो स्लीप, मुझे मेरी बहन भाइयों को उठाना उन्होंने और स्कूल ले जाना। वेरी नाइस। एंड सिंस चाइल्डहुड हमारे घर में ड्राइवर नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मम्मी पिक एंड ड्रॉप करती थी स्कूल से। मेरा स्कूल लकीली बहुत घर के करीब था। आई यूज्ड टू समटाइम्स वॉक। ये जब आप देखें ना, ड्राइविंग आप करते हैं ना, तो पूरी एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आता है। आप हम्बल होके चला रहे हैं, आप चीख रहे हैं, आपने किसी को ओवरटेक किया है, किसी के साथ आपने सिग्नल तोड़ा है, बच्चा सब कुछ देख रहा होता है। कोई फ़कीर मांगने आया, आपने क्या जेस्चर शो किया, बच्चा देख रहा होता है। जो ये पेरेंट्स सारी करेंगे वो वही नोट कर रहा बच्चे होता है इन करेंगे। चीज़ों को। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। और जब ये कहते हैं ना कि आपने जो बच्चे को बनाना है वो करके दिखाएं, आपको बड़े ही कॉन्शियस होके पेरेंटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप लापरवाह हो जाएं तो आपका बच्चा क्या कर रहा है आपको नहीं पता। कम्युनिकेट करें उसके साथ, उसको वैल्यूज़, अगर छोटी सी वो गलती करे तो उसको इतना एहसास दिलाएं कि बेटा वेरी बैड, आपने अंकल को सलाम नहीं किया, वेरी बैड, आज मुझे अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही। अब वो इस चीज़ को रजिस्टर कर लेगा कि ये इतनी बड़ी बात है कि मैंने नहीं सलाम किया या मेरे लेट किया तो वेरी बैड हो गया, तो वो उसको करने की कोशिश करेगा। माँ बाप के लिए ये सुंदर ज़रूरी साहब के सवाल के जवाब में मैं थोड़ी सी ये बात ऐड करूंगी कि जैसे आपने कहा कि बच्चे और बच्ची की तरबियत में क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो आई थिंक बेसिक तरबियत बिल्कुल नॉर्मल और सेम ही होगी। ठीक है। बिकॉज हमने देखना ये है कि क्या स्किल सेट प्रोवाइड करना है हमने अपने बच्चों के बिल्कुल अंदर। सही। तो अगर आप देख लें कि 21st सेंचुरी में सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं, उसमें एक गुड डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, एनालिटिकल स्किल्स ज़रूरी हैं, लीडरशिप स्किल्स ज़रूरी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं, और ये दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल से कंपैरिजन करना चाहिए। एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूंगी, सॉरी, कि बच्चे को फेलियर से डरना जो है ना वो बंद कर दें, उसको कहें कि कोई बात नहीं, हाँ, आप फेल हो रहे हो, आप करो। हाँ, ये जो होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर दिया है कि वो फेल होने से, सेकंड आने से, वो घबराते कम हैं। नंबर लेने से परेशान अच्छा, मैं इसी पे ये ऐड करना चाहूंगी, कंपैरिजन्स जो हम करते हैं कि वो देखो फलां जो है तुम्हारी क्लास फेलो या तुम्हारा क्लास फेलो, वो तो A+ लाता है, तुमने भी जो है यही करना है। कंपेयर करना इज नेगेटिव टर्म। एग्जैक्टली हम और हम यही सिर्फ बुरा बच्चों को करते नहीं हैं। कंपेयर कर रहे होते, असल में हमारी लाइफ बेस ही इस पे कर रही है कि मैंने ज़िंदगी में ये अचीव कर लिया है, तो मेरे साथ जिन्होंने मेरी बैचमेट्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कॉलीग्स हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं। आई थिंक ये सबसे पहले हमें अपने साथ इसको फिक्स करना है, और जब तक ये पढ़ी लिखी खवातीन ये स्टेप नहीं लेंगी ना, तो हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल आई थिंक ये सिर्फ कंपैरिजन अपने लिए भी ख़त्म करें और बच्चों को भी इससे बाहर निकालें, बिकॉज हर पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल है। अल्लाह ताला ने उसको कुछ ना कुछ क्वालिटीज देकर भेजी हैं, और उनकी हाईलाइट करें कि हर बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है, और उसी को उस पे एक्सेल करने के मौके दें इंशाल्लाह। वही खवातीन हज़रात, कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए ज़िंदगी के किसी मोड़ पे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब हम बात करें कि 5-6 साल के बच्चे की बात करें तो प्लीज़ खुदारा उस पर प्रेशर्स डालना ख़त्म कर दें। अच्छा जी, हमने पेरेंट्स के हवाले से बात की, हम अब टीचर्स की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम रुकन हमारे शो पे जो मौजूद हैं, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन जब पकाने वाला सामने मौजूद है और खाना पका चुका हो तो उनकी तरफ जाना ज़रूरी है। जी रेहान साहब बताइएगा क्या कुछ हुआ है। मैं बल्कि आपके पास आ ही जाती हूँ। जी हाँ प्लीज़ बताइएगा साथ साथ। चिकन टिक्का सैंडविच हमने रेडी कर लिया है, जिसके लिए हमने बोनलेस चिकन को लिया था। ठीक है, उसको आप इधर आइए, मैं इधर आऊँ। जी चिकन टिक्का मसाला जो है उसमें मैरिनेट कर लिया और उसको ग्रिल कर लिया। ग्रिल करके फिर उसके अंदर हमने उसको चॉप कर लिया। चॉप करके उसमें मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस और नमक, काली मिर्च और ये चीज़ें मिला के उसका हमने, और वेजिटेबल्स जो आपकी मर्ज़ी चाहे, मैंने इसमें आइसबर्ग डाला है और क्या नाम है, टमाटर डाला है। ठीक है, टमाटर डालिए जो आपका दिल करे, जो आप खा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो करके फिर हमने उसको मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ की है, थोड़ा सा अगर थोड़ा बंदा कॉन्शियस हो जाए। ठीक है, अच्छा मेरी तरफ ना देखें, मैं तो रोटी वैसे ही खा लेती हूँ, इसलिए मेरे हाँ चले, लेकिन आई थिंक ब्राउन ब्रेड भी अच्छी बात है। और वरना आप
आप जिस ब्रेड में बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और अब आप ट्राई करिएगा और बताइएगा गेस्ट हमारे कि कैसा है ये। बिल्कुल, मैं ज़रूर ट्राई भी खुद भी करूँगी और गेस्ट को भी ट्राई करवाऊँगी। अच्छा जी, सो कोई टिप देना चाहेंगे जल्दी से रिगार्डिंग जी, सैंडविचेस एंड ऑल दैट? उसमें ये है कि मतलब कोशिश करें कि जिस वक्त खाना उन्हें फ्रेश बनाएं उसको, और अगर कवर जैसे रखना है हमने तो उसको कवर करके रखें किसी डैम्प क्लॉथ से, ठीक है, ताकि वो ड्राई ना थोड़े हो। से डैम्प का मतलब गीला करके कपड़े हल्का को, सा कपड़ा, हाँ, ठीक है, उसको कवर करके रखें तो फिर आप उसको रख सकते हैं पहले भी बना के, और जब तक वो कपड़ा गीला है उसको ही देखते रहें। ठीक है, क्योंकि ख़वातीन हज़रात मौसम चेंज हो रहा है और इस चेंजिंग मौसम के अंदर जो है बहुत सारे लोग वो प्लास्टिक का कवर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूरी नहीं इजीली अवेलेबल हो, तो अगर नहीं इजीली अवेलेबल तो ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। हल्का सा कपड़े को गीला करके, ये नहीं कि कोई भी कपड़ा, कोई साफ सुथरा कपड़ा लेके उसको ढांप दिया, तो जब मेहमान आए या बच्चों के लिए आप बनाएं तो वो फिर कपड़ा उतार के आपने उसको सर्व करवा दिया। रहेंगे वैसे ही फ्रेश रहेंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आप बाकी और कुछ काम जो करना चाहें? तीसरी डिश हमारी वो बाद में करेंगे, दिखाएंगे, इसका शॉट दिखाइएगा जल्दी ये से। है हरा भरा चिकन। ठीक है, हरा नहीं है नजर, यानी कि इसमें सारे हरे मसाले हमने डाले। ठीक है, भरा नहीं है, हरा हुआ है सारा। ठीक है, दिखाएं। ये देखें जी, ये मैं सही पकड़ी है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको कबगीर कहते हैं। दूसरा इतना मुश्किल है ये तो नाम, ये क्या है नाम? चलें जी, ठीक है जी, ठीक है। इसको बनने में कितना टाइम है? बस ये अभी दम पे है, इसमें सारी चीज़ें जा चुकी हैं और बिल्कुल सही, तैयार हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ ख़वातीन हज़रात शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ जो अमार मौजूद हैं उनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है। अमार, क्या सुनाने वाले हैं आप, जल्दी से बताएं। सिंदस, मैं अभी गाना शूट करके आया हूँ अमेरिका में, तो इट्स अ पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, और आप लोग भी। बिल्कुल, प्लीज आइएगा। रेडी? यस, रेडी। और मैं साइमा जी और समीना जी को ड्रिंक सर्व करूँ जी। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। थैंक यू सो मच। पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर हमारे जो वीडियो टीज़र है हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, उसमें नाम शामिल करूंगी। मोहसिन अली हैं, थैंक यू सो मच, नाइस शो। इरफान मुनव्वर हैं, ब्रिलियंट शो। आप ही फलक शबीर को इनवाइट बिल्कुल किया जाएगा, थैंक यू सो मच। आप करते रहें, आप सजेशंस देते रहें कि जी किस आप सेलिब्रिटी को, किस गेस्ट को देखना चाहेंगे। यू आर मोर देन वेलकम। जिस तरह आज का जो टॉपिक है आप लोगों की बहुत फरमाइश भी थी, और मैं जहाँ जहाँ जाती थी लोग कहते थे कि सुंदस शो में इस हवाले से ज़रूर बात करें। बच्चों की शख्सियत को निखारने और ग्रूमिंग के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पेरेंट्स की हों, टीचर्स की बात करें, सोसाइटी की बात करें, उस हवाले से ज़रूरी है डिस्कशन करना। थैंक यू सो मच। सहरिश फातिमा और अली सुफियान भट्टी, एक्सेलेंट शो, और आप सबको सलाम पेश करें। आपको भी रेहान भाई, आप ऐसे ना देखें, आपको भी खास सलाम। आप फैंस को वालेकुम सलाम कह दें। फैंस को ज़्यादा मज़ा आता है अगर उनको खाने की खुशबू भी जाती है। रेहान भाई, खाने की खुशबू कैसे भेज सकते हैं कैमरे से, बताएं कैसे? खाने की खुशबू कैमरे से कैसे भेज सकते हैं? कैसे भेज सकते हैं? आई विश कोई ऐसी तरकीब आ जाए। सोचें ना बैठ के। आपको मैं लास्ट सेगमेंट है 15 मिनट दे रही हूँ, सोच के बता। मगर हम ऐसे कर सकते हैं ना, हम खाते हैं और आप हमारा रिएक्शन दिखा सकते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस देख सके कि कितना अच्छा खाना बना। हाँ, कोई समझ नहीं आई मुझे मजे की बात। हम खाएंगे, हमारे एक्सप्रेशन इतने अच्छे होंगे आपकी ऑडियंस को समझ लगेगा। ठीक है, ड्रिंक पे एक्सप्रेशन बताएं क्या थे? फैबुलस। नहीं, उधर किधर देख रहे हैं, वो फिर इधर देखें ना। ड्रिंक वाज फैबुलस। आपको सबको चाहिए, आप घर पे बनाएं और इसको पिए। अच्छा, सबको चाहिए घर पे बनाए, पहले आपने खुद बनाना है, ये नहीं कि रेहान भाई के पास आ जाएंगे। रेहान भाई तो हमारे पास है ना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैम ब्रेक पे जाने से पहले हम मदर्स एंड पेरेंट्स के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा आप टीचर्स की तरफ आएंगे ना। टीचर्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी बच्चे की शख्सियत को बनाने में। आई ओ इट टू माई स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल में। आज मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ज़िंदगी में आया तो पेरेंट्स फैमिली की तरफ से येस, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे रिस्पेक्ट का एलिमेंट ये है कि मेरी अपनी बेटी उसी स्कूल में है, LGS में, और अब मैं जब अपनी टीचर्स को मिलती हूँ तो मैं नज़रें नहीं मिलाती रिस्पेक्ट में। मेरी रिस्पेक्ट का आलम यह कि मैं नज़रें झुका के उनसे बात करती हूँ, क्योंकि आई ओ इट टू देम। टीचर्स को किस तरीके से बच्चों को साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचर्स के बारे में, क्योंकि हमारी है तो बेसिकली ट्रायंगल है ना, पेरेंट्स है, बच्चा है, टीचर्स हैं, इससे बाहर हम निकल नहीं सकते हैं।
उसने हम ये सारे मिलके बनाएंगे उस बच्चे की पर्सनालिटी को, तो वो सोसाइटी में मूव करेगा। पेरेंटिंग भी उसमें नज़र आती है और टीचिंग भी नज़र आती है। टीचर का बच्चे के साथ इतना इम्पॉर्टेंट किरदार है उनका उनके साथ कि उनकी एक तो पहली बात ये कि उनकी कम्युनिकेशन बच्चे के साथ ईजी होनी चाहिए, कि अगर बच्चे के दिल में कोई सवाल आ रहा है तो उसको वो टोके ना कि तुम क्यों बार बार ये पूछ रहे हो। अक्सर मैंने देखा है टीचर्स स्नब कर देती हैं, तुम चुप करो, तुम बहुत सवाल करते हो। दिस इज़ बैड। टीचर्स को बच्चे को सवाल करने देना चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। अगर कोई बच्चे पीछे रह जाते हैं, मेरा ध्यान हमेशा उन बच्चों की तरफ जाता है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते। तो क्या मतलब है कि वो बच्चे नहीं है किसी माँ बाप के, या उनका कोई हक नहीं है कि वो उसी तरीके से जिएं। उनको कॉन्फिडेंट बनाएं, उनकी स्किल्स को देखें, उनमें क्या किस किस्म की उनके अंदर एक यूनिकनेस है जिसको एक्सप्लोर करने का मौका दें। कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डिबेटर बन सकता है, कोई लिखता अच्छा है, किसी की कोई स्किल्स है, ये टीचर का काम बनता है। टीचर और पेरेंट्स मिलके उनकी ज़्यादातर उनकी मीटिंग्स अरेंज होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ताकि बच्चे के बारे में घर की फीडबैक टीचर को मिले और टीचर को घर की, दोनों को एक दूसरे की मिले, स्कूल की भी और घर की भी। लेकिन बचपन में मुझे मैम याद है कि हमारा तो अपनी टीचर्स के साथ ये रिलेशनशिप था कि अगर एक शाबाश भाई मिल जाए वो सारी रात खुशी से नींद नहीं आती थी मुझे। और रोल मॉडल्स, और हम बात करते हैं ईस्टर्न वैल्यूज़ की, कल्चर की, तो उस्ताद का एक बहुत बड़ा दर्जा है, एक इंस्पिरेशन होती है जो आपको उस्ताद से मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एंड देन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में वो जो तमाम जो एक कनेक्शन है स्टूडेंट का टीचर के साथ, जो हमारे वक्त में था, और हमारा वक्त इतना पुरानी नहीं, 2001 में ओ लेवल्स किया, 2003 में ए लेवल्स किया, यानी मैं इतने दौर की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है इस दौरान चेंज आया है और वो कनेक्शन अब गायब होता नज़र आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुंदस, मैं काफ़ी हद तक इस बात से अग्री करूंगी, मगर उसकी रीज़न जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि जब जैसे जैसे आपका वक्त बदलता है वैसे वैसे ज़िंदगी के जो नॉर्म्स होते हैं ना वो भी बदल जाते हैं। यानी पहले ज़माने में अगर हमें कोई कुछ या हमसे पहले कोई बात कह देता था बड़ा, तो हम उसमें अपना चॉइस या अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास नहीं था। हमने बिकॉज वी ग्रू अप विद दिस इन आवर माइंड्स, तो अब हमने वो स्पेस अपने छोटे और आइंदा आने वाले बच्चों को, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हैं, चाहे वो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच देना है, बट विद अ सर्टन वे। तो रिस्पेक्ट के एलिमेंट को सामने रखते हुए उनको एक्सप्रेशन का फ्रीडम भी देना है, उनको स्पीच का फ्रीडम भी देना है। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ये कैसे आएगी, क्योंकि आप सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टीचिंग बाकायदा एक प्रोफेशन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब चूंकि आप कुछ और नहीं करे तो अब टीचिंग कर लें। इसीलिए जैसे कभी आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर जब तक नहीं होगा, आप कभी उसके पास अपना इलाज करने या किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे कि इनके पास जाकर आप दवा लिखवा लीजिए। सिमिलरली आपके बच्चे के दिमाग को और उसकी पर्सनालिटी को पूरा शेप करती है एक टीचर। तो स्कूल्स को भी इस बात पर गौर करना है, और टीचर्स को खुद भी ये बात की इम्पोर्टेंस समझनी है कि इट इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशन, जिसके लिए स्किल्स को सीखना, सर्टिफिकेशंस करना, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना निहायत ज़रूरी है। और ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। एक उस्ताद जो है ना, वो बड़ी एक जिम्मेदार वाली पोस्ट है। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, बच्चे की एप्टीट्यूड को समझना। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरा एप्टीट्यूड नहीं था, ये मेरे टीचर्स का कहना था, और स्कूल की प्रिंसिपल का था कि आप सुंदस को आर्ट्स वाली साइड पे लेके जाएं, शी विल बी बेटर ऑफ। और आप देख लें कि मेरे बाकी बहन भाई ज़रूर डॉक्टर बने, लेकिन मेरा नहीं एप्टीट्यूड था, एंड आई थैंक देम। सो ये कनेक्शन जो है पेरेंट्स का, टीचर्स और बच्चों का, ये जो ट्रायंगल है अमार, आपकी टीचर्स के साथ बचपन में कैसा एक रिलेशनशिप था, और कौन सी ऐसी टीचर्स थी जो आपको फेवरेट लगती थी? मैं जब अमेरिका गया हूँ हाई स्कूल में, मैंने 1 साल वहाँ पे हाई स्कूल गया, तो वहाँ पे म्यूज़िक क्वायर जो होता है उसकी सिलेक्शन थी, तो मैं गाने गा रहा था। मिस्टर वॉलबर्ग होते थे, ठीक है, उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने किसी को नहीं बताया था। ऑफ कोर्स नोबडी नोज अमेरिका में मैं वारिस बे का बेटा हूँ या मुझे गाने का शौक है, बट ही सॉ दैट स्पार्क इन मी। फिर उन्होंने मुझे क्वायर, हमारे जो हाई स्कूल क्वायर का, उसका हिस्सा बना दिया, ठीक है, और मैं इतना सीखा वहाँ पे। बट ही सॉ द स्पार्क। मे बी अगर मैं यहाँ पे होता अनफॉर्चुनेटली तो शायद कोई देखता भी ना। नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे भी स्पार्क तो देखें, तो ऐसी बात तो नहीं है। अब देखें यहाँ पे मेरे फर्स्ट टीचर तो मेरे पापा ही हैं। मैं उनसे जितना भी सीखा है सब कुछ उनसे सीखा है, और आज भी जब मैं उनके सामने गा रहा होता हूँ तो मैं बहुत नर्वस होता हूँ। बट उनका एक ट्रीटमेंट मेरे साथ ऐसे होता है कि वो मुझे काम कर देता है।
میں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتا ہوں, کوئی بھی گانا گاتا ہوں تو میں پاپا کی موجودگی میں ہی کرتا ہوں, بالکل صحیح, ان کے بغیر نہیں میں کرتا, ان کی سپرویژن کے. وہ ایک دم اگر مجھے کوئی یار ہمار کیا کر رہے ہو, تم کس طرح گا رہے ہو, تو میرا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بڑی یہ بوسٹ, وہ مجھے بوسٹ کرتے ہیں, اچھا اس کو اس طرح کہہ کے دیکھو, یہ لائن ایسے کر کے دیکھو, اتنے پیار سے مجھے بتاتے ہیں. انفارچونیٹلی آگے جن میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, میرے ٹیچر ہیں مرشد انکل, میں ان سے سیکھا ہے میں نے. آج کل کے تو میرے خیال میں دور میں یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا, فادر کی اور سن کی فرینڈ شپ بہت ضروری ہے, بالکل, کیونکہ وہ کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں کس طریقے سے بچے کو کہ ان کے ساتھ مل کے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو انجوائے کریں, ان کے بچوں کے شوق کو اپنا شوق بنا لیں. یہ بانڈنگ نہ صرف فادر اور بچے کے لیے ضروری ہے, آئی تھنک وہ کوئی بھی شخص جو ایک ٹیچر کا رول پلے کر رہا ہے نا, اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کب, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے انکریج کرتے تھے تو میں اچھا کرتا تھا, اور کب بچے کو چیلنج کرنا ہے تو وہ اچھا کرے گا. یہ دیٹس دی آرٹ آف دا ٹیچر ٹو فائنڈ آؤٹ. دیکھیں آپ کی کلاس میں ہو سکتا ہے ہر ایج میں, جب تک کہ آپ کا اسٹوڈنٹ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر نہ بن جائے, اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. دیکھیں کبھی کبھار آپ کی پری نرسری میں ایک بچہ آتا ہے اور خود ہی بیگ پکڑا ہوتا ہے اور لوکنگ فارورڈ ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ آ رہا ہے, ہر چیز کر رہا ہے, بلکہ گروپ ایکٹیویٹیز میں بھی اپریٹس کو ہینڈل کر رہا ہے. اور کبھی کبھی آپ یقین کریں کہ اے لیول کے ایڈمیشنز جب ہم لے رہے ہوتے ہیں, بچوں کو اس وقت تک نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ان کی اصل میں کتنی اسٹرینتھ ہے اس کے اندر. بالکل ایک المیہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ, کہ ٹیچرز ہمیشہ ٹیچنگ سٹائلز میں رہتے ہیں, ان کا فوکس ٹیچنگ کی طرف زیادہ رہتا ہے, آؤٹ آف دا ویئرز میں سمجھتی ہوں کہ ان کا فوکس لرننگ کی طرف ہونا چاہیے, کہ بچے لرن کیسے کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کیسے کر رہے ہیں, ان طریقوں کو, ان ویز کو اڈاپٹ کریں اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف اے چائلڈ. they should develop their curriculum. اچھا میں ادھر یہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کریئر کاؤنسلنگ کی بچے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس سٹیج پہ او لیولز یا میٹرک جب ہمارے بچے کر رہے ہوتے ہیں, 8th کے بعد شروع ہوتا ہے یہ سارا جو ہے پراپر طریقے سے, جو ایک پروفیشنل اس کی طرف جانا ہوتا ہے, سبجیکٹس چوز. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ آسانی پیدا کرنے کے لیے میرے لیے. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے بچے کے ایپٹیچیوڈ کو دیکھنا, اور ہمارے یہاں پریشر بہت ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. سندس پہلے ہمیں لگتا تھا کہ یہ بس جب آپ او لیول کر لیں گے تو اب کریئر کاؤنسلر کا رول آئے گا, پھر ہمیں لگنے لگا کہ نہیں, او لیول میں یہ سبجیکٹس کی اتنی آپشن ہے کہ یہیں پہ سلیکٹ کر لیں. اور اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ بچے اتنے اویئر ہیں, ان کو خود سے اتنا نالج مل رہا ہے کہ جب تک اگر ہم ان کو کریکٹ نالج نہیں دیں گے تو وہ ادھر ادھر سے کوئی بھی بات سنی سنائی سیکھ لیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی پیرنٹس بھی اس پہ بات کریں اور پروفیشنل کاؤنسلر سے اس پہ ہیلپ بھی لیں, اور ہر اسکول میں موجود بھی ہوتے ہیں. نارملی میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہی ہوں, لیکن یہ اب موجود ہیں, ورنہ نہیں تھے ایک زمانے میں. دیکھیں سب سے پہلا کاؤنسلر تو آپ کے ماں باپ ہیں نا. بالکل صحیح. پہلے بچہ ماں باپ سے پوچھے, ماں باپ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے میں کیا کوالٹی ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تو اس کو, جیسے ہم نے عرفہ کا یونیکنیس یا اس کی ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کی نا, اس کو ایک ٹریک پہ چڑھا دیا, اس کو سپورٹ کیا, اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, یہ سارا کچھ بہت شروع سے ہے. اب زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ مطلب وہ لیول اے لیول بھی میں سمجھتی ہوں لیٹ ہو گیا ہے. تو گریڈ 6 میں 7 میں بچوں کو یہ نالج آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا لیکن میں سوری بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایسی فیلڈز جو کہ شاید اس طرح آف بیٹ فیلڈز, ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جی اگر میوزک کی طرف جانا ہے, اگر فار ایگزامپل پرفارمنگ آرٹس کی کسی فیلڈ کی طرف جانا ہے, آپ نے فیشن ڈیزائننگ کی طرف جانا ہے, یو وانٹ ٹو بیکم اے شیف. ریحان بھائی نے بھی ایسے ہاتھ کا اشارہ, آپ میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ ٹینشن نہ لیں ریحان بھائی. لیکن یہ کتنا ضروری ہے کہ ماں باپ میں یہ شعور بیدار کرنا کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بچہ شیف بھی بننا چاہتا ہے, اپنے کیفیز, اپنے ریسٹورینٹس کھول کے, ہی کین ایکچولی بی اے ملینئر. You can make more money than doctors and engineers. You make more money. اس کے لیے پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ ہمارے ہاں, میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے, whereas it's all over the world. آپ کہیں چلے جائیں, پیرنٹنگ ضروری ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہو انہوں نے بچے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, کیسے اس کی پرورش کرنی ہے, کیسے اس کی کوگنیشن ہونی ہے, کیسے سپورٹیو بننا ہے, کیسے ان کو نگلیکٹ نہیں کرنا, ان کی کسی بات کو نو نہیں کرنا. بچہ نو رجسٹر نہیں کرتا, اس کی کیوریوسٹی وہیں قائم رہتی ہے کہ کیوں منع کیا گیا. آپ یہ سوچیں کہ میری 8 سال کی بیٹی ہے, میں پھر اس پہ آپ پہ بات کروں گی, اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہے. آپ اس کی پینٹنگز دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں, کلر جو اس کی سینس ہے, اینڈ شی آلویز سیز کہ میں نے پینٹر بننا ہے. آپ سوچیں کہ میرے گھر ایک دن ایک ہماری فیملی ممبر آئی, تو اس نے کہا کہ دکھاؤ انوشی اپنی پینٹنگ دکھاؤ. تو اس نے کہا آپ نے کیا بننا ہے, اس نے کہا میں نے پینٹر بننا ہے. تو اس نے کہا بیٹا پھر آپ کماؤ گے کیسے, ہاؤ ول یو ارن. یہ ہمارا
I mean, ये मैं हैरान थी ख़वातीन हज़रात, ये हमारा माइंड सेट है कि अगर आप सोचें कि आप पेंटर हों, आप फैशन डिज़ाइनर हों, आप शेफ़ हों, आप सिंगर हों, आप और कितनी IT की फील्ड से वाबस्ता हों, आप सोच नहीं सकते कि अगर आपने एक्सेल करना हो तो इन तमाम फील्ड्स में आप एक्सेल कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सुंदस, मगर मैं एक छोटी सी टिप यहाँ पर देना चाहूँगी जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैं और पेरेंट्स भी जो घबराते हैं कि मैं एक फील्ड पे बच्ची को क्यों स्टिक कर दूं जैसे आप या कोई और सोचेगा, तो देखें बच्चे एक ग्रोइंग एज में होते हैं। आज वो किसी पेंटर से इम्प्रेस हो सकते हैं और 2 साल बाद वो रिग्रेट कर सकते हैं कि ओ माय गॉड, मैंने इतना अमेजिंग साइंटिस्ट से मुलाकात हो गई है, काश कि मैंने साइंस ही पढ़ ली होती। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए मैं बच्चों को ये सजेस्ट करूँगी कि वो हमेशा अपनी ऑप्शंस को खुला रखें। ऐसा नहीं है कि आप साइंस पढ़ें हैं तो आप पेंटर नहीं बन सकते, या आप म्यूज़िक में नहीं जा सकते, या आप फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते, बट इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप अपनी ऑप्शन सेफ रखें और वाइज डिसीजंस लें। और अगर पेरेंट्स आपको ये फोर्स कर भी रहे हैं कि O लेवल तक बहुत आपने साइंस ही पढ़नी है, तो उसमें फ़ायदा बच्चों का ही है। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट किया है, पर एट द सेम टाइम मैं सईद अख्तर NCA के जो टीचर हैं उनके प्राइवेट स्टूडियो पे जाके मैंने वो सीखा, क्योंकि मेरा शौक वो था और मुझे पता था कि डिग्री मैथमेटिक्स में करनी है। तो ये बहुत स्मार्ट प्लानिंग होती है, हेंस करियर काउंसलर का रोल जरूरी है। नॉट ऑल पेरेंट्स कैन थिंक दैट वे। मैंने भी सेम यही किया। एग्जैक्टली। आई वेंट टू स्टेट्स फॉर IT, मैंने वहाँ से पढ़ा। मेरे पापा मुझे शुरू से ये कहते थे म्यूजिक इज ब्यूटीफुल, यू नो यू कैन ऑलवेज डू दिस, बट there's a chance that it might not work for you. Yeah, हो सकता है. You should always have a plan B, and I think you should all graduate. बिल्कुल सही, have to graduate. Absolutely. जो आजकल हम जहाँ लैग करते हैं, जो मुझे नजर आता है, हम उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते। अच्छा, एक एरिया 2 एरिया नहीं, सारे एरिया। होलिस्टिक से क्या मुराद? होलिस्टिक से ओवरऑल ठीक है। आपकी वैल्यूज ठीक होनी चाहिए, आपकी इमोशनल क्वेश्चन के हवाले से बात करनी चाहिए। लेकिन आपको फोकस नहीं होना चाहिए जो हम 4-5 एम्स बना लेते हैं गोल्स के, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो एंड में अब्बा की दुकान पे बैठ जाएंगे। गोल जो भी हो, लेकिन आप उसको एक बैलेंस पर्सनालिटी तो पहले बनाए ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, इतने लाइक होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशनली वो बैलेंस नहीं होते और हर किए कराए पे पानी फेर देते हैं। किसी को कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उनको सिखाना है ना ये चीज़। और जितना हम बच्चे को हार्डशिप से गुजारेंगे ना, हमने जितना पैम्पर्ड कर दिया ना बच्चों को, ज़माना ऐसा नहीं है, जब दुनिया में बाहर जाएंगे तो उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए बच्चे को हमने वेल प्रिपेयर्ड करना है, जैसे वो मलका बादशाह के ज़माने में होता था कि वो अपने वो शहज़ादा वलीअहद बनता था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था, जंग लड़ सकता था, स्ट्रांग होता था। तो हमने अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाना है। जो वेस्ट के अंदर मैं समझती हूँ कि हम देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा इंडिपेंडेंट किया जाता है। हाई स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं, वो इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं, वो कमा रहे होते हैं, और उनको फिर 18 साल के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अब जाओ और कमाओ। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं। हाँ बिल्कुल, बिकॉज आई एम a big advocate, so I think I really profess this कि बच्चों को ना सिर्फ किताबों और क्लासरूम्स के अंदर पढ़ाएं, बल्कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। एंटरप्रेन्योरशिप पे इतने आपको पता होगा कैसे फेस्ट हो रहे हैं, बच्चे इतने इतने आइडियाज़ खुद लेकर आ रहे हैं। और वो जो आप कह रही थी ना कि अगर डॉक्टर नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो अब्बा की दुकान पे बैठ जाएं। व्हाई नॉट? बेस्ट है। व्हाई नॉट? बैठे ज़रूर बैठें, बल्कि अब्बा के बिजनेस को रीलॉन्च करें। टेल हिम, गिव हिम न्यू आइडियाज़ कि किस तरीके से। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है, आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग, एंड यू डू नॉट हैव टू हैव बहुत ज़्यादा पैसा कि अगर कैपिटल नहीं है तो मैं एक एम्पायर नहीं खड़ा कर सकता। हम जानते हैं ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठकर अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, अच्छे बिजनेस प्लान्स हैं, अच्छी IT के स्किल्स हैं। यहाँ पे दोनों लोग ऐसे मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड इट इज़ अमेजिंग। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर हम वही मेरा सवाल कि अगर हम 4-5 एम्स रखेंगे तो जो एक एम है उस पर फोकस हमारा हट जाएगा? तो ज़रूरी नहीं कि हम एक एम की तरफ फोकस करें और जो बच्चे का एप्टीट्यूड है उसको देखते हुए उसको गाइड करें। आई सेकंड यू कि जो एक एम है ना आपका, फर्ज करें आपने इन्होंने सोच लिया है कि मैंने सिंगर बनना है, तो इनको बिल्कुल सिंगिंग की तरफ 100% अपनी तवज्जो देनी चाहिए। अपना जो भी इन्होंने करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, या क्या कोई भी काम आपको सक्सेसफुल बनाता है, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो फिर आप कामयाबी भूल जाएं। और सक्सेस को भी हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि सक्सेस हम समझते किसको है। क्या ज़्यादा पैसे कमा लेना इज़ सक्सेस, या हैप्पीनेस इज़ सक्सेस,
या फैमिली के साथ रहना और इन लम्हात को एंजॉय करना। अब देखें ज़िंदगी जो स्पैन है वो लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो गया, अब हमें हर चीज़ जल्दी जल्दी इंजॉय करनी है। बिल्कुल सही। जिसमें दौर इतना तेज़ आ गया कि बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है या क्वालिटी टाइम है, उनकी ग्रूमिंग है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है। आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आई थिंक इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, इफ़ यू आर हैप्पी व्हाट्स एवर यू हैव, मुतमईन है अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया है, अगर आप उस पर राज़ी हैं, आप उस पर खुश हैं, शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं, तो आपके लिए ये सक्सेस है। वो मुझे वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने एक दिन पूछा कि इस दुनिया का खुश नसीब इंसान कौन है, तो वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा कि इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। तो जिंदगी में जो है क्योंकि यही एक सक्सेस है। सुंदर, जैसे आप हम सब लोग कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें कि ज़रूरी है, ऐसी ही एक कम्युनिकेशन हर बच्चे को अपने साथ भी बहुत ज़रूरी है, इनफैक्ट एडल्ट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो यू सी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमेशा बच्चों को या हम खुद भी इंगेज रहें तो वाक़तन वो सक्सेस का रूट नहीं है। कभी कभी आपको वो वक्त अपने साथ गुजारना और अपनी ज़िंदगी के पर्पस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मिस्टेक्स तो आप करेंगे जब आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, मगर उन मिस्टेक्स के अंदर से अपने लिए लेसन कैसे ढूंढेंगे? ओनली व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट और आइंदा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी के साथ मैं एक ये बात कहूँगी, जहाँ हम बच्चों को पूरे आइडियाज़ और गाइडेंस दे रहे हैं हाउ दे कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, क्या कौन सा फील्ड लें, डॉक्टर बने या साइंटिस्ट बने या म्यूजिशियन बने, कैसे मटेरियल ज़्यादा आएगा। साथ ही साथ ये बात जो अभी ऑलरेडी मिस समीना भी कह चुकी हैं, इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि द डिक्री, द डेस्टिनी और जो हमारा फेट है वो लिखा गया है। सो अल्लाह ताला, बेशक हम सब जानते हैं हदीस का मफहूम है, अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो सबसे पहले ही मेड अ पेन, और उस पेन से कहा कि इस हर चीज़ जो आज से लेकर जजमेंट डे तक होने वाली है वो सब लिख दो। तो एक इस बात से राज़ी रहना कि वॉट एवर कम्स माई वे, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से है और उसमें मेरे लिए यकीनन कोई लेसन है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है वो है दुआ। तो हमें कोई मुसीबत पड़ती है, ज़रूरी पेरेंट्स का वहाँ होना ज़रूरी है और हमारा रोल भी यही है कि हम अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बट एज अ मदर मैं कब तक अपने बच्चे के लिए कुछ कर सकती हूँ? तो ये ज़रूर मैं इसलिए समझती हूँ कि 4-5 साल की उम्र में उनको ये बता दें, मुझे केक चाहिए, अल्लाह से मांग लो, मुझे साइकिल चाहिए, बेटे अल्लाह से मांग लो। सो ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने तालीम भी देनी है, तरबियत भी देनी है। तालीम और तरबियत साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दीन से ज़्यादा बेहतर हमारी तरबियत कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हम ये सब जानते हैं। आप बेशक वेस्ट की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की किताबें उठा ली हैं कोई भी, तो जहाँ हम उनको गैजेट्स दे रहे हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, स्टोरीज सुना रहे हैं, फिक्शनल स्टोरीज सुना रहे हैं, साथ ही साथ इंस्पिरेशनल स्टोरीज फ्रॉम सीरा, फ्रॉम द सहाबा भी बताएं। में ये बड़ी अच्छी इनकी बात है। ख़वातीन हज़रात, एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है और हम जब अपने प्यारे मज़हब की बात करते हैं इस्लाम की, तो इट इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ और उससे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तर्ज और ढंग हमें मिल नहीं सकता। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमार जीते रहें, खुश रहें। ख़वातीन हज़रात, अपने बच्चों पे फोकस करना ज़रूरी है लेकिन प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कंपैरिजन्स खुदारा एक 5 साल 6 साल के बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डालना कि फ़लाँ तुम्हारा जो कज़न है या फ़लाँ जो तुम्हारी क्लास वाले वो कितनी लाइक है, तुमने वैसा बनना है, ये ख़त्म कर दीजिए। अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेशन, अपने राब्ते को मजबूत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा क्या चाह रहा है और उसके एप्टीट्यूड को जानिए, चाहे हम पेरेंट्स की बात करें चाहे हम टीचर्स की बात करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रेहान भाई को भी हमने थैंक यू कहना है। रेहान भाई, थैंक यू so much. It's been wonderful to be here. I'm really like it. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। अभी टेस्ट किया जाएगा, वो डैम्प कपड़ा तो रख दें सैंडविच के ऊपर जल्दी से ज़रा। सही है, मैं भी कर देता हूँ। चले, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बात करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि बात की, सोचिएगा ज़रूर और सोच के अगर अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी और चेंज आएगा पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। एंड जाने से पहले आपकी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस आ जाइए हमारे। डेफिनेटली मेरे पापा का गाना है, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर आता तो प्लीज़ मेरे साथ। आई नो शी टोल्ड मी ऑन द ब्रेक दैट वो गाती भी थी, तो प्लीज़ जॉइन मी प्लीज़। कल शब देखा मैंने
झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे। हो कल शब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। ओ तारों की जगमग झिलमिल थी, प्यार की पहली मंजिल थी। हो तेरे मेरे सांसों की गर्मी मस्त हवा में शामिल थी। धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में। ओ कल शब देखा मैंने झांझरों के में उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे।